So as we were discussing yesterday, जो मिस्टर देवारसी बात कर रहे थे ये वही है. Obviously कल जो डिस्कस कर रहे थे that was very practical. I was not discussing any technical areas. यहाँ पर अपने को थोड़ा टेक्निकल डिस्कशन करना होगा बिकॉज अगर ACCA स्टूडेंट है दे हैव द क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप विच आर टेक्निकल ओरिएंटेड, और अगर सीमा में भी कोई E1, P1, F1 E1 टेक्निकली पढ़ना चाहता है तो इन दैट केस टेक्निकली उसको थोड़ा सा रीड करना पड़ेगा. कि स्टडी एग्जाम के लिए टेक्निकल रीडिंग नहीं जरूरत है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ देन वी कैन मैनेज. बट ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम के लिए यू नीड टू हैव टेक्निकल नॉलेज, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू मैनेज दिस. अब इसमें है क्या, चैप्टर का नाम उन्होंने दिया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सिस्टम. द एरियाज आर सेइंग दैट व्हाट इज डेटा एंड इंफॉर्मेशन, what are the difference between data and information, what are the qualities of a good information. दूसरा एरिया है what are the software applications, और तीसरा एरिया है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम में यू कैन से लिंक टू मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ सिस्टम्स एंड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी. क्वेश्चन पहले ये आता है कि एक कॉमन आदमी से अगर बात करेंगे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन सिस्टम में अंतर क्या है, तो आधे से ज्यादा लोग कुछ बोल नहीं पाएंगे, लगेगा दोनों सेम ही है. अब जो भी बुकिश डिफिनेशन है दैट इज ओके, बट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन्स हार्डवेयर, कंप्यूटर, लैपटॉप, कैमरा, ड्राइव, हार्ड ड्राइव, दोज आर कॉल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. और इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब ये कंप्यूटर, लैपटॉप, कैमरा, हार्ड ड्राइव ये सब को यूज करके हम लोग डेटा सेव करते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम वगैरह सेव करते हैं, एंड वी यूज दो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एंड ऑल दैट इन आवर बिजनेस. एनी टाइप ऑफ बिजनेस, कोई भी बिजनेस हो हम लोग उसमें यूज करते हैं और तब उसके बाद बिजनेस को आगे ले जाते हैं. तो आप अगर मेरे सामने, मान लीजिए आप बैठे हैं, मैं सामने बैठा हूं, तो मेरे सामने अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या यूज हो रहा है, एक कंप्यूटर यूज हो रहा है, दो लैपटॉप है, एक कैमरा है, एक ये ऑडियो वीडियो डिवाइस है, अलग से मिक्सचर वगैरह है, सब कुछ ये सब हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है. और इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब ये जो लिंक आप लिए हैं ये जूम से लिए, लेकिन ये लिंक को हमने अपने सॉफ्टवेयर, एक इन हाउस सॉफ्टवेयर है जिससे मिला दिया है. तो जो आउटकम आ रहा है वो जूम में जैसा आउटकम आ रहा है वो नहीं आ रहा है, वो आउटकम अलग आ रहा है. फिर ये जो क्लास है इसको आपको रिकॉर्डिंग दिया जाएगा थ्रू अ सिस्टम, थ्रू अ सॉफ्टवेयर, थ्रू एन ऐप जो हम लोग इनसाइड बनाए हैं. यानी कि अगर मेरे को अपना ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करना है, बिजनेस कंडक्ट करना है, तो मेरे को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन सिस्टम दोनों यूज करना होगा. अब ये जो क्लास आप लोग को दी जाएगी ये मैं आपको नहीं दूंगा, मैं अभी इस क्लास को खत्म होने के बाद इसको साइज छोटा करूंगा बिकॉज इट विल बी वेरी बिग साइज, विदाउट डिटोरियोरेटिंग द क्वालिटी उसका साइज को छोटा किया जाएगा. फिर उसके बाद एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है जहां मैं इसको डाल दूंगा और मेरी टीम को मैं इंटीमेट करूंगा कि भाई ये मैंने डाल दिया. तो वो लोग आपके अकाउंट में, मान लीजिए ACCA BT सीमा E1 के अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं उसको वो इसको असाइन करेंगे. जब वो इसको असाइन करेंगे तब आपको क्लास ये मिलेगी. मतलब ऐसा नहीं है कि ये क्लास का रिकॉर्डिंग देने के लिए मेरे को कहीं जाना है, मेरे को कोई ड्राइव में लेना है, मेरे को कोई पेन ड्राइव में लेना है और मेरे को क्लास आपको देने के लिए कहीं पहुंचना है. दुनिया में कहीं भी अगर आदमी काम कर रहे हैं, घर से बैठकर, ऑफिस में, कहीं भी, ये क्लास उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू दी जा सकती है. लेकिन सॉफ्टवेयर की तो देने के लिए काम तो करना होगा ना, सॉफ्टवेयर के लिए देने के लिए हार्डवेयर तो यूज करना होगा, बिकॉज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर विल कन्वर्ट whatever you say activities of the organization into an output which can be sold to the customers or into an output which will be used by the organization persons. वापस से आई एम टेकिंग माई एग्जाम्पल, आप मेरी बात भूल जाइए, मैं तो ऐसे ही जबरदस्ती का एग्जाम्पल अपना दे रहा हूं कि भाई अपने टेक्निकल ज्ञान पढ़ेंगे. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसको बोलते हैं कि कंप्यूटर, प्रिंटर, लैपटॉप, हार्डवेयर माने हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, हम लोग इनको बोलते हैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी.
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और फिर उसके बाद सिस्टम्स, मतलब इस हार्डवेयर को यूज करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू काम किया जाएगा। हम लोग को यह बोला जा रहा है ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर है, ये अब अगर हम लोग माने तो मोटा मोटी आप मान लीजिए 25-30 अराउंड 40 साल से चल रहे हैं। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली व्हेन द कंप्यूटर, हो सकता है अगर गूगल में जाएं तो बहुत पुराना दिखेगा, बट एक इफेक्टिव यूसेज ऑफ कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब आई विल से दैट अराउंड 1990 करीब अराइज हुआ था। 1990 में थोड़ा बहुत, 95, 96 आगे जाते हुए और धीरे धीरे करके, बिकॉज हम लोग का जब एग्जाम होता था तो रिजल्ट हम लोग को ऑनलाइन नहीं दिखता था। मैंने जितना भी एग्जाम दिया है सब रिजल्ट मैंने इंस्टीट्यूट में जाके, लिस्ट लगती थी वहां पर जाकर देखा है। चाहे वो बीकॉम एग्जाम हो, चाहे वो सीए का एग्जाम हो, चाहे वो सीडब्ल्यूए का एग्जाम हो, चाहे वो कंपनी सेक्रेटरी का एग्जाम हो, सब एग्जाम का मैंने जाकर लिस्ट देखा है। पता चलता था कि रिजल्ट आ गया। उसमें बहुत बार प्रॉब्लम भी होती थी कि गए, रिजल्ट आया ही नहीं है, घूम के आ गए। अब वो पता कैसे चले? कोई बोल दिया फोन में कि भाई रिजल्ट आ गया, प्रकाश तुम देख लिया क्या? हम बोला नहीं भाई, जाके देखते हैं। तो हमने सारा रिजल्ट 1998 तक सब इंस्टीट्यूट में जाकर, लिस्ट में जाकर नाम खोज खोज के देखा है। अब मेरे को नहीं याद है कब से रिजल्ट वगैरह ऑनलाइन आने लग गया, कहीं जाना नहीं है, मेरे को इतना साल याद नहीं है, बट वी कैन अंडरस्टैंड दैट कि धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का यूसेज बढ़ते गया। और आज तो ये हाल है कि कोई भी एक बिजनेस विदाउट टेक्नोलॉजी रन नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल है। चाहे आपका किसी भी तरह का बिजनेस हो, आपको हार्डवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे, आप खत्म हो जाएंगे, आप बिजनेस को कैरी ऑन नहीं कर सकते। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सिस्टम जो भी डेटा है उसको इंफॉर्मेशन में बदलता है। डेटा क्या है? डेटा मतलब मान लीजिए अभी एक इंक्वायरी आया, कोई इंक्वायरी आया वेबसाइट के ऊपर, वो वेबसाइट के ऊपर गया या यूट्यूब का वीडियो देखा, उसको लगा अच्छा है, मेरे को सीमा करना चाहिए, मेरे को एसीसीए करना चाहिए। अब वो इंक्वायरी रेस किया, मान लीजिए वो यूट्यूब वीडियो के ऊपर कमेंट किया आई वांट टू कनेक्ट, या हम लोग को मेल किया या कॉल किया, कुछ भी, कहीं ना कहीं से तो इंक्वायरी आया। वो जो इंक्वायरी आया, उस इंक्वायरी को एक पर्टिकुलर सीट में डालना होगा। वो पर्टिकुलर सीट में नाम मैंने स्टाफ को बोलकर रखा है, आप डेट लिखेंगे, आप नाम लिखेंगे, आप मोबाइल नंबर लिखेंगे, आप ईमेल आईडी लिखेंगे, आप उसका क्वालिफिकेशन क्या है ये लिखेंगे, उसका क्या क्वेरी है, मान लीजिए कोई जन, सबका अलग अलग क्वेरी होता है, उसका स्पेसिफिक क्वेरी क्या है आप वो लिखेंगे और आप टीम में सब लोगों को बता देंगे। तो हम लोग तो टीम में बताने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर रखे हैं कि 2 लोग घर से काम कर रहे हैं, कोई ऑफिस नहीं आया, कोई ऑफिस में है, मैं यहां हूं, स्टूडियो में हूं, जितना भी टीम के अंदर लोग हैं सबको वो इंफॉर्मेशन पता चल जाए तुरंत। डेटा आया, इंक्वायरी आई, तो उस डेटा को इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया गया। और साथ में हम लोग एक गूगल ड्राइव सीट बनाते हैं, उस सीट के अंदर वो डेटा को जैसे जैसे कॉलम में जो चीजें लिखनी है लिख दिया गया। अब ये इंफॉर्मेशन अगर मेरे पास आ रही है या जो काउंसलर है उसके पास जा रही है, तो उनको पता चल रहा है कि ये स्टूडेंट कौन है, इसको क्या क्वालिफिकेशन है, इसको क्या कोर्स करना है, इसको हम लोग को गाइड कैसे करना है, क्या समझाना है, क्या बताना है। उसके बेसिस पे हम स्टूडेंट से बात करना चालू किए। बात किए तो हो सकता है उसका कुछ अलग स्पेसिफिक क्वेरी है, हो सकता है उसको कोर्स के बारे में मेल देना है, इंफॉर्मेशन देना है, हो सकता है उसको व्हाट्सएप में डिटेल देना है कोर्स के बारे में। ये जो हमारे यहां हो रहा है ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है। मान लीजिए ये तो सेल का हुआ बात, अगर मैं बोलूं कोई परचेज, कोई मान लीजिए हमने कंप्यूटर खरीदना है, कोई लैपटॉप खरीदना है, कोई पेन ड्राइव खरीदना है, कोई हार्ड डिस्क खरीदना है, कुछ भी करना है, तो इन दैट केस हम लोग डेटा गैदर करेंगे कि भाई सप्लायर कौन है, किसी को वहां भेजेंगे, ऑनलाइन सर्च करेंगे, पता लगाएंगे, उससे कनेक्ट करेंगे। ऑनलाइन में तो इंफॉर्मेशन अनगिनत है, हजारों है। मतलब जब तक आप डेटा को प्रॉपरली सजाएंगे नहीं, जिस तरह से वो आपको यूजेबल हो, वो इंफॉर्मेशन दे, तब तक डेटा का कोई यूज नहीं। आज मान लीजिए सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन में, कहीं भी कितने सारे लोग हैं जो लोग ऑलरेडी ऑनलाइन होंगे, कितने सारे लोग हैं जो
वेबसाइट विजिट कर रहे होंगे, कितने सारे लोग हैं जो वीडियो देख रहे होंगे यूट्यूब के ऊपर। हम लोग थोड़ी ना किसी को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन मेरे को थोड़ी ना पता है वो कौन है, कहां है, क्या कर रहा है, क्या क्वालिफिकेशन है, उसको कौन सा कोर्स करना है, उसकी इच्छा क्या है। ये डेटा तो हर सेकंड आ रहा है, चाहे हम लोग सो रहे हैं, जग रहे हैं, डेटा हर जगह से आ रहा है। लेकिन वो जो डेटा है उसको प्रॉपर वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में अरेंज करना और उस डेटा के बेसिस पे डिसीजन लेना, उस डेटा को बिजनेस में यूज करके बिजनेस को आगे बढ़ाना, इट्स कॉल्ड इंफॉर्मेशन। उसको हम लोग इंफॉर्मेशन बोलते हैं। डेटा को कलेक्ट करना, डेटा को प्रोसेसिंग करना, डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलना, वो काम किसका है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। अगर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं है तो ना तो डेटा है, ना वो इंफॉर्मेशन बनेगा और ना उसके बेसिस पे कोई बिजनेस होगा। अब मान लीजिए बुक्स के अंदर डेटा को डिफाइन किया, बुक्स के अंदर इंफॉर्मेशन को डिफाइन किया, बुक्स के अंदर लिखा इंफॉर्मेशन का फायदा तभी होगा जब इंफॉर्मेशन में ये कैरेक्टरिस्टिक्स होएगा। उसको वर्ड से कवर कर दिए, एक्यूरेट। Accurate is acronym which we can read, which we can remember as quality of good information. A for accurate, C for cost effective, C for correct, then U for understandable. ऐसे करके 7-8 वर्ड लिख दिया गया। लिखा, हम 2 बार 3 बार उसको पढ़ेंगे, बिकॉज अगर एग्जाम देना है और टेक्निकल टाइप एग्जाम है तो हम लोग को उसको पढ़ना तो पड़ेगा ही ना। चाहे मैं पढ़ूं, आप पढ़ें, 2 बार 3 बार उसको पढ़ना पड़ेगा। अब आगे बढ़े तो आया, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस में लोग काम कर रहे हैं उनको इंफॉर्मेशन चाहिए। मेरे को इंफॉर्मेशन चाहिए, मेरे और आदमी को, सबको इंफॉर्मेशन चाहिए, जिस इंफॉर्मेशन को यूज करके वो लोग बेहतर काम करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग टाइप का सॉफ्टवेयर यूज होता है। आप बोल सकते हैं, मान लीजिए हमारे यहां अकाउंट्स बनाने के लिए टैली सॉफ्टवेयर यूज होता है। टीसीएस का सॉफ्टवेयर है टैली, बहुत सारे हमारे जैसे ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है। फिर उसके अलावा हमारे यहां इंफॉर्मेशन में यूज होता है, यू कैन से गूगल ड्राइव का सॉफ्टवेयर, कि हम बहुत ज्यादा डेटा ड्राइव में रखते हैं और ड्राइव को सबके साथ शेयर करते हैं, अलग से कुछ बोलना नहीं पड़ता है। फिर उसके बाद आपको, जैसे मैंने बोला कि ये हमारे यहां जो क्लासेस का सॉफ्टवेयर है, जिसके थ्रू हम क्लास देते हैं, रिकॉर्डिंग देते हैं, ऐप है। हमारे यहां अपना अलग अलग सॉफ्टवेयर है। बड़े ऑर्गेनाइजेशन में सारा सॉफ्टवेयर को हम लोग बोलते हैं ईआरपी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। आप उनको मार्केट में नाम भी सुने होंगे, सैप सिस्टम, ओरेकल, सैप, अलग अलग कंपनी लोग अलग अलग बनाती है, इन्फोसिस, टीसीएस, सभी कोई बनाते हैं। ये जो सैप सिस्टम, ओरेकल वगैरह जो भी है, ये क्या है? ये एक टाइप का सॉफ्टवेयर सिस्टम है जिसको हार्डवेयर से और प्रोग्रामिंग के जरिए बनाया गया है, और जो ऑर्गेनाइजेशन के हर एक डिपार्टमेंट, वेदर इट्स परचेज, वेदर इट्स सेल, वेदर इट्स प्रोडक्शन, वेदर इट्स मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस, वो सब जगह ये काम करता है। ये इंफॉर्मेशन सिस्टम वर्क करता है। ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर 3-4 तरह के सिस्टम होते हैं। कुछ सिस्टम जो ऑपरेशन स्टाफ को हेल्प करेंगे, कुछ सिस्टम जो मिडिल लेवल को हेल्प करेंगे, कुछ सिस्टम जो सीनियर लेवल को हेल्प करेंगे। इसके पिछले टॉपिक में जब हमने पिछले दिन पढ़ा एंथनी का, यू कैन से डिसीजन मेकिंग और इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट, तो हमने बोला स्ट्रैटेजिक लेवल, हमने बोला टेक्टिकल लेवल और हमने बोला ऑपरेशनल लेवल। स्ट्रैटेजिक लेवल लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेते हैं, स्ट्रैटेजिक लेवल का डिसीजन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, प्रोएक्टिव होता है, उनको डेटा अलग अलग चाहिए होता है। मैनेजरियल लेवल, टैक्टिकल लेवल के लिए बोला, वो लोग स्ट्रैटेजिक लेवल से इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसको ऑपरेशन स्टाफ से काम करवाने में यूज करते हैं। ऑपरेशंस वाले इंफॉर्मेशन बहुत डिटेल शॉर्ट टर्म होता है, वो ऐसे अलग अलग बात किया। ये इंफॉर्मेशन मिलेगा कहां से, ये वो लोग डिसीजन लेंगे कैसे? ऑर्गेनाइजेशन के पास सॉफ्टवेयर होना पड़ेगा, सिस्टम्स होना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन होना पड़ेगा, जिसके बेसिस पे वो लोग, ये लेवल के लोग डिसीजंस लेंगे। इन सॉफ्टवेयर को यहां टेक्निकल नाम दे दिया गया, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, देन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, देन
एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक्सपर्ट सिस्टम, 5 नाम दे दिया गया। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, देन एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम और एक्सपर्ट सिस्टम। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग मतलब आपके यहां परचेज हो रहा है, सेल हो रहा है, कोई खर्चा लग रहा है, कुछ हो रहा है, उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा ना। हम लोग उन ट्रांजैक्शंस को टैली में रिकॉर्ड करते हैं। बड़े ऑर्गेनाइजेशन का अपना ईआरपी सिस्टम होता है। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग क्या करता है? ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने में हेल्प करता है। अब जब ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो गया, परचेज का परचेज में, सेल का सेल में, जिसका जहां होना है, रिकॉर्ड होने के बाद उससे एमआईएस रिपोर्ट बनती है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ट्रांजैक्शन का समरी कि मान लीजिए महीना में ट्रांजैक्शन हुआ तो बैंक का बैलेंस क्या है, महीना में ट्रांजैक्शन हुआ तो इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स का बैलेंस क्या है, महीना में ट्रांजैक्शन हुआ तो रिसीवेबल का बैलेंस क्या है। माने मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम वो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम से डेटा लेता है और उसको शॉर्ट माने क्रिस्प इंफॉर्मेशन बनाता है, जैसे कि मैनेजमेंट सही डिसीजन ले पाए। फंडिंग है, कहां से आएगा, क्या करें, वगैरह वगैरह, ये सब मैनेजमेंट लोग, कौन सा जगह रिसोर्सेस लगाना है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हेल्प करेगा। जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उनके यहां एक और सेपरेट सिस्टम यूज होता है जिसको बोलते हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एकदम स्पेसिफिकली ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन देयर बिजनेस रिक्वायरमेंट। मान लीजिए मैं कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर या कोई कंपनी से कनेक्ट करता हूं और वो लोग ट्रेनिंग इंडस्ट्री के लिए सीआरएम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। वो एक टाइप का डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है। उसमें होता क्या है, जब भी इंक्वायरी आएगी कोई भी तरह से, हम लोग वो इंक्वायरी को पहले डेटा इनपुट ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग करके वहां डाल देंगे। अब मान लीजिए आकृति ने इंक्वायरी की, लेकिन आकृति को बाद में वापस से याद दिलाना जरूरी है कि आप इंक्वायरी किए थे, आपको कुछ पूछना है। तो वो जो कस्टमर सपोर्ट माने सीआरएम सिस्टम है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम, वो स्टूडेंट को या आपके कस्टमर को या जिसको भी अपने आप इंक्वायरी देते रहेगा। उसमें सिस्टम में अपने आप डाला हुआ है, 2 दिन बाद ये मेल, 4 दिन बाद ये मेल, 2 दिन बाद ये करना है, ये व्हाट्सएप देना है। उसके अंदर जो भी आदमी उस इंक्वायरी के ऊपर वर्क करेगा, वो पर्सन क्या बात किया, नहीं किया, उसका कॉल का रिकॉर्डिंग, सब कुछ उसमें रहेगा। अगर वो स्टूडेंट कन्वर्ट हो गया तो कब वो पेमेंट किया, क्या कोर्स ज्वाइन किया, पढ़ रहा है कि, वो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बन जाएगा। तो मेरे यहां जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होएगा वो अलग होगा। कोई मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है वहां अलग होगा, कोई ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है वहां अलग होगा, कोई अकाउंटिंग कंसल्टेंसी फर्म है वहां अलग होगा। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम आपके ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे बनाया जाएगा, जो आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगा, जो आपकी चीजें इजी कर देगा। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, बोथ दिस सिस्टम्स आर यूज्ड बाय टेक्निकल लेवल मैनेजर्स। एक्सपर्ट सिस्टम, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो पहले एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव वर्ड ये सीनियर लेवल, सीनियर लेवल 10 साल का 15 साल का प्लानिंग करते हैं, बहुत अनगिनत फोरकास्ट करते हैं, उनका डिसीजन लेने, और सीनियर लेवल के पास टाइम नहीं है, तो उनका जो डेटा है, उनका जो रिसोर्स बहुत एकदम संक्षिप्त, फटाफट ये सारा बनेगा ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, डीएसएस से। लेकिन एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम एग्जीक्यूटिव लोगों को डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। अब है एक्सपर्ट सिस्टम। मान लीजिए कोई इनकम टैक्स, कंपनी लॉ या कोई स्पेसिफिक चीज है, जिस तो हर ऑर्गेनाइजेशन में जो स्ट्रक्चर्ड है अलग से एक्सपर्ट सिस्टम होता है। किसी को कोई भी चीज जाननी है, आप एक्सपर्ट सिस्टम में जाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि इसका टैक्स क्या है, इसका ये क्या है, वो क्या है। एक्सपर्ट नॉलेज सिस्टम, नॉलेज किसी को अगर चाहिए, कोई ग्रूमिंग चाहिए, कुछ जानना है, तो आप एक्सपर्ट सिस्टम में जाके ले सकते हैं। अब कौन से ऑर्गेनाइजेशन में ये सारे 5 होंगे, कौन जगह कोई एक ही होगा, डिपेंड्स करता है। हमारे यहां तो एक ही है, टैली। उसके अलावा थोड़ा सा गूगल ड्राइव वगैरह यूज करते हैं, वी हैव ओनली 1 सिस्टम। बट बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ये 4-5 सिस्टम होते हैं, जिसके बेसिस पे जो अलग अलग लेवल के मैनेजर्स हैं, जो सीनियर लेवल है, जो टेक्निकल लेवल है, जो ऑपरेशनल लेवल है, वो लोग अपना काम करते हैं, डिसीजन लेते हैं, सब कुछ करते हैं।
अभी प्रॉब्लम यह आता है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर ये पांचों तरह के सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, इंप्लॉइज लोग पूरा वर्ल्ड में स्प्रेड आउट है, मारुति है, कोई भी कंपनी है, गूगल है, एप्पल है, कोई भी है, उनका कोई बिजनेस या कोई ऑफिस या कोई एक जगह तो है नहीं, सब जगह है। अब इंफॉर्मेशन तो हर जगह से सबको चाहिए ना, तो भाई बहुत सारा इन रिसेंट मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कल, बट 10-12 साल में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है। आजकल कोई भी जन फिजिकल हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव ये सब रखता नहीं है, बिकॉज कोई चीज को हम लोग कोई एक सेपरेट हार्ड डिस्क घर पे कुछ बनाना, पहले होता था कि हम लोग सर्वर बनाते थे डेटा को सेव करने के लिए, अपने जहां पर कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह है वहां पर एक सर्वर कंस्ट्रक्ट करते थे। सर्वर बनाने का अच्छा खासा खर्चा लगता था, 5 लाख 10 लाख डिपेंडिंग अपॉन कितना कैपेसिटी का बनाना है। अभी कोई सर्वर नहीं बनाता, जिसका बना हुआ उन्होंने भी बंद कर दिया है। अभी तो सब क्लाउड पे डेटा होता है, मेरी क्लासेस है, अपना टैली का डेटा है, सब क्लाउड पे है। तो मैं अगर यहां हूं, मैं अगर कोई दूसरा जगह दुनिया के कोई भी कोने में जाऊं, तो मेरी कौन सी क्लास हुई है उसका पास का रिकॉर्डिंग, क्लास अगर कंडक्ट कर रही है सॉफ्टवेयर को, ये थोड़ी ना है कि ये सॉफ्टवेयर को यहीं इस स्टूडियो में ही खोलना पड़ेगा। ये जरूर है इस स्टूडियो में कैमरा ऑलरेडी सेटअप अगर है, तो अगर कोई दूसरे जगह से लेंगे अलग से कैमरा अटैच करना पड़ेगा। हो सकता है उसका क्वालिटी उतना बढ़िया नहीं हो, लेकिन कोई भी डेटा मेरे से चूक नहीं सकता है, या कोई स्टाफ है कहीं पर है, उसको अगर डेटा चाहिए वो सिस्टम में लॉगिन करेगा, अपना आईडी पासवर्ड डालेगा, उसको सिस्टम से डेटा जो चाहिए वो मिल जाएगा, वो उसको यूज कर सकता है। मैं कहीं बाहर हूं, कहीं भी हूं, मेरे को ऐसा नहीं है कि ये इस जगह आके ही बैठना है तभी काम होएगा। तो क्लाउड कंप्यूटिंग होने से आपका डेटा अनलिमिटेड सेव हो सकता है क्लाउड में। आप जब चाहें तब उसको देख सकते हैं, आप जब चाहें जब उसको यूज कर सकते हैं, आप उसका प्रोटेक्शन के लिए सिक्योरिटी लगा सकते हैं, और आपको अलग से फायर, लॉस बाय थेफ्ट या कोई नेचुरल कैलामिटी ये सब के बारे में सोचना नहीं है। डेटा तो आपका क्लाउड में है ना, और खर्चा भी कोई इतना ज्यादा नहीं है। मैंने पहले भी बोला है क्लासेस में, मेरे को याद नहीं है, P1 में भी, सभी जगह बोलता हूं कि आजकल तो नॉर्मली मोबाइल फोन में लोग फोटो बहुत खींचते हैं, जहां देखो सेल्फी, दिस दैट। कंपनी लोग बोल रही है कि आप महीना का, कुछ साल का बोल रही है, 100-200 रुपया दीजिए, आपका सारा का सारा फोटो क्लाउड में सेव रहेगा, आपको जब लेना ले लीजिए। बहुत सारे लोग हैं, वो लोग क्लाउड में जगह ले लिए हैं। अब वो लोग को टेंशन नहीं होता है मोबाइल में फोटो खींचे, कहां सेव करेंगे, मोबाइल हल्का करना है, डिलीट करना है, ऐसा सब हो रहा है। यानी कि क्लाउड का जो सेविंग है, जो डेटा प्रोसेसिंग है, जो सिस्टम है, उसका कॉस्ट बहुत कम है, मेंटेनेंस ज्यादा नहीं है, और आप बढ़िया से बढ़िया, ज्यादा से ज्यादा डेटा सेव कर सकते हैं। इतना डेटा आपको सेव करना क्यों है, इतना इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए? बिकॉज दुनिया ही ऐसी हो गई है। अपने ऐसा बोलते हैं, एक नाम बोलते हैं बिग डेटा। बिग डेटा का मतलब होता है, मान लीजिए नेटफ्लिक्स है, मान लीजिए अमेजन है, आप नेटफ्लिक्स या अमेजन OTT प्लेटफॉर्म पे जाते होंगे। मान लीजिए आपके घर में आप हैं, मम्मी पापा है, भाई बंधु है, कोई भी है, वो लोग नेटफ्लिक्स पे, आप लोग अपना टीवी से क्या देखते हो ज्यादातर? मैं नहीं पूछ रहा, आई एम जस्ट सेइंग कि आपके घर पे नेटफ्लिक्स से कौन सा चैनल, कौन सा OTT, कौन से सीरियल, कौन से जगह आप लोग रेगुलरली जाते हो। ये डेटा किसी को कलेक्ट नहीं करना है, नेटफ्लिक्स के पास अपने आप आ रहा है, और ये डेटा रॉ डेटा है। लेकिन मान लो नेटफ्लिक्स के अंदर, OTT प्लेटफॉर्म के अंदर मान लीजिए 20 चैनल, 20 एरियाज है, 20 के अंदर कोई सीरीज वाला है, कोई मूवी है, कोई हिंदी है, कोई वर्नाकुलर लैंग्वेज, बहुत सारा अलग अलग है। नेटफ्लिक्स के पास ये जो डेटा दुनिया भर से, द मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स आर देयर, उनका एक स्ट्रक्चर्ड रिपोर्ट बन जाता है, कौन सा प्ले, कौन सा सीरीज, कौन सा चीज ज्यादा चल रहा है, कौन सा प्रमोट हो रहा है, कौन सा लोग देखना चाह रहे हैं। तो नेटफ्लिक्स उसके ऊपर वर्क करता है, वैसा सीरीज और बनाता है। उसके अंदर नेटफ्लिक्स एडवर्टाइजमेंट डिमांड और करता है, जो लोग एडवर्टाइजमेंट वगैरह करते हैं अपना रेवेन्यू जनरेट करता है। मान लीजिए हॉस्पिटल्स है, हॉस्पिटल में पेशेंट को कौन सा दवाई देना है, उसको क्या प्रॉब्लम है, नहीं है, कितनी सारी चीजें, सब कुछ डेटा से मैनेज हो रहा है। डॉक्टर को फिजिकली प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है, अपने आप जब जो नर्स है या जो पर्सन है, या मान लीजिए वो लोग भी नहीं रहे, अपने आप जो पेशेंट है उसको मान लीजिए कोई ना कोई मशीन से, कोई टेक्नोलॉजी से उसका हम लोग हालचाल हर समय जानते जा रहे हैं। मशीन हम लोग को इंफॉर्मेशन दे रही है, समझ में आ रहा है, और डॉक्टर को मेडिसिन सब्सक्राइब कर बताने के लिए अलग से कुछ करना नहीं है।
मेरी बात यह बोलने की है, क्लाउड है, क्लाउड कंप्यूटिंग है और बिग डेटा है, इससे ये सब हो पा रहा है। बिग डेटा मतलब आपके बुक में एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि भाई एक व्हाट डू यू से, देयर इज अ डिपार्टमेंटल स्टोर, से रिलायंस का डिपार्टमेंटल स्टोर है, बिग बाजार है, या मान लीजिए और कोई है। वो लोग देखे कि जब फ्राइडे आता है तो सैटरडे संडे के लिए लोग मान लीजिए लिकर वगैरह परचेज कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ डाइपर भी ले रहे हैं। जो लोग लिकर ले रहे हैं वो डाइपर भी ले रहे हैं। बिल में सबका मान लीजिए 100 लोगों ने लिकर लिया तो 100 में से 90 लोगों ने डाइपर भी लिया। इसका मतलब लिकर और डाइपर का कोई रिलेशन तो नहीं है, लेकिन परचेजिंग प्रोसेस ऐसा दिखा रहा है कि ये दोनों चीज लोग लेते हैं। तो भाई हम लोग उन लोगों के इस तकलीफ को दूर करने के लिए डाइपर और लिकर साथ में ही रख दिए। ये डेटा तो तभी पता चला ना जब ये डेटा को गैदर किया गया, कोरिलेशन बैठाया गया, समझ में आया तभी। कोई भी इंडस्ट्री बगैर डेटा के सरवाइव अभी नहीं कर सकता। आप मान लीजिए अगर शार्क टैंक देखते होंगे, मैं नॉर्मल एग्जांपल देता हूं, अच्छा लगता है कि कोई भी पिच कर रहे हैं तो उससे शार्क क्या पूछते हैं, आपका सेल क्या है, आपका मार्केट शेयर क्या है, आपका इंडस्ट्री क्या है, सारा डेटा पूछते हैं। जब वो डेटा ठीक से बताता है तो ही कोई फीलिंग आता है शार्क को कि हां भाई इसको पैसा देना है, इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, लगाना है। ये डेटा मेरे और आपके पास अकेले नहीं है, सबके पास है। रिसर्च करना है, वेबसाइट देखना है, गूगल देखना है, जो भी जहां से आपको डेटा मिलेगा आपको उनको सब्सक्राइब करके रखना है। मान लीजिए कोई, I will say that suppose there is a famous person who has huge knowledge, वो अपना नॉलेज मान लीजिए सदगुरु है, कोई भी है, एनीवन, अपने ये बोल रहे हैं वो लोग के पास इतना ज्ञान कहां से आया, उनका ज्ञान कैसे बढ़ रहा है, विद द डेटा। अपने खुद वो लोग किसी ना किसी टीम को लगा कर रखे हैं जिससे कौन सा वेबसाइट कौन सा जगह से आपको डेटा मिलेगा उसको स्ट्रक्चर्ड वे में प्रेजेंट करना। इंफॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल है, उसको यूज करना तो आना चाहिए, उसको मैनेज करना तो आना चाहिए। बिग डेटा के बगैर होना कुछ भी नहीं। चाहे आपका बिजनेस ट्रेनिंग इंडस्ट्री हो, चाहे आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, इट इज वॉल्यूमिनस, इट इज डिफरेंट वेराइटी ऑफ डेटा एंड इट इज व्हाट डू यू से विथ हाई वेलोसिटी। आपको यह परखना है कि कौन सा डेटा सही है, बिकॉज आप गूगल में कोई सर्च मारेंगे और आप कोई वेबसाइट या कोई जगह गए ब्लॉग में और कुछ लिखा हुआ है। अभी एक स्टूडेंट ने 2 दिन पहले मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज भेजा कि सर ACCA के अंदर सीमा करने से 9 पेपर का एग्जाम्शन होता है। मेरे को ACCA करना है लेकिन मैं पहले सीमा कर लेता हूं बिकॉज उसमें एग्जाम कमती देने हैं और फिर मैं ACCA करूंगा तो जल्दी हो जाएगा। वो कहां से पढ़ा, कोई जन कोरा में लिख के रखा है कि भाई, वो मेरे को लिंक भेजा कि देखिए सर यहां लिखा हुआ है कि, मैंने बोला ये कौन लिखा है, ACCA इंस्टीट्यूट लिखा है कि सीमा लिखा है, कौन लिखा है, कोई नहीं लिखा है, कौन बोला ये सही है। तो मैंने उसको बोला तुम भैया एक काम करो, तुम ACCA वेबसाइट पे जाओ, वहां पर ऊपर सर्च इंजन में डालो ACCA एग्जाम्शन कैलकुलेटर, डालकर वहां नीचे 4 चीज पूछेगा, कौन सा कोर्स है, कौन सा कंट्री से है, आपने किस साल किया, वो डाल दो। डालने से वो बता देगा क्या क्या एग्जाम्शन मिलेगा। बोलता है ठीक है सर, डाला। फिर भी डालने के बाद उसका एग्जाम्शन 9 पेपर आया। मेरे को लगा है ये नौटंकी यार, बात सुनता नहीं है। वो ग्रेजुएशन किया हुआ है कुछ 2014-15 में, याद नहीं यार। अगर पहले आपका सीमा किया हुआ है, उस समय का सीमा किया हुआ को एग्जाम्शन 9 पेपर है। लेकिन अगर आप सीमा 2015 के बाद में किए हैं, मान लीजिए 2020 आप लिखते हैं, 5 पेपर एग्जाम्शन आएगा। मैंने उसको बोला भाई एक बार तुम फिर से करो, तुम अपना ग्रेजुएशन मतलब बीकॉम मत लिखो। ये लोग पूछ रहे ग्रेजुएशन मतलब आप सीमा कब किए हैं, तो आप सीमा 2020 में क्या ऐसा डालिए। डालने के बाद बोलता हो सॉरी सर यू आर करेक्ट। तो मेरा ये बोलने का मतलब है कोई भी इंफॉर्मेशन आपको कहीं से मिली, कौन बोला कि वो सही है, कोई ने लिखा है ना। जिसने भी लिखा है उसको ज्ञान है कि नहीं, बुद्धि है कि नहीं। वेरासिटी ऑफ डेटा, दैट वेदर इट इज करेक्ट और नॉट इज योर जजमेंट। कोई जन बोलता है, ऐसे ही मैं इलॉजिकल एग्जांपल दे रहा हूं कि सर ACCA से बढ़िया तो CPA है। कल एक स्टूडेंट बोलता है सुबह 6 बजे, सर मैंने सुना है, मैं नाम नहीं ले रहा ऑर्गेनाइजेशंस का, इट इज नॉट एथिकल, सर ये लोग बोल रहे हैं ACCA मत करो, करो। लॉजिक क्या दे रहे हैं ये लोग सर
कि इंडिया तो अभी लार्जेस्ट, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गया है, यूके तो नीचे चला गया है, तो यूके कोर्स करके तो कोई फायदा नहीं है सर। एसीसीए और सीमा तो यूके का कोर्स है, सीपीए करना चाहिए ना सर। और वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी बोल दिया सर, ये लोग वीडियो सब वेबिनार में बोल रहे हैं ये सब, तो इन दैट केस तो मेरे को सर सीपीए करना चाहिए। मेरे को बहुत, देखिए आप कहीं से कोई इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, वो सही है कि नहीं है ये आपका कॉल है। आप उसको ऑन द फेस वैल्यू एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपकी गलती है। इंफॉर्मेशन लेमिनेन एक्सक्यूजाट, अज्ञानता के लिए कोई कानून नहीं बन सकता। मैं जो बोलूंगा आप वो मान लेंगे, क्यों मानेंगे? कौन बोला कि मैं सच बोल रहा हूं? यू नीड टू बी ऑलवेज हैविंग स्केप्टिसिज्म while collecting any information। अभी मेरे पास ही 2 दिन पहले मिस्टर, क्या नाम है उसका, शायद रवि बोलकर है, 2 दिन पहले दुबई मिडिल ईस्ट से ज्वाइन किए हैं एसीसीए। ही इज ऑलरेडी सीपीए क्वालिफाइड। उसने पहले मेरे को पूछा कि सर आई एम ऑलरेडी सीएमए यूएस एंड सीपीए यूएस, शुड आई डू एसीसीए? पहले तो मैंने सोचा यार तुम ही पूछ रहे हो कि एसीसीए मेरे को करना है, अब तुम ही पूछ रहे हो। फिर मैंने उसको बोला कि देखिए भाई, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स कर चुके, यू आर ऑलरेडी सीपीए यूएस। अगर आप एसीसीए भी कर लेते तो मैं आपको सीपीए यूएस करने नहीं बोलता। सिंस आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स कर चुके, आप सीपीए यूएस कर चुके, एसीसीए आपको नहीं करना चाहिए, नहीं जरूरत है। बिकॉज यू हैव 1 डिग्री which is chartered accountancy only, which is specialization in accounting, auditing and taxation. So I don't think so much value addition by doing ACCA. My advice, you should not be doing. मैंने तो उसको सीधा बोल दिया। फिर वो मैसेज करता है, नहीं सर मैं जहां काम कर रहा हूं, जहां और लोगों से मैं कनेक्ट कर रहा हूं और ऑर्गेनाइजेशन से, वो लोग बोल रहे हैं कि सर ACCA का वैल्यू मेरे डोमेन में सीपीए से ज्यादा है। मैं नहीं बोल रहा हूं, वो बोल रहा है कि सर सीपीए तो ऑब्जेक्टिव टाइप है, वहां पर चीजों को डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, एक बेसिक नॉलेज हो रहा है। एसीसीए डिटेल्ड में स्टडी करा रहा है, डिटेल फिनेंस नॉलेज हो रहा है। तो बोला मेरे यहां पर एसीसीए का इंपॉर्टेंस सीपीए से ज्यादा है। तो इवन तो आपने मेरे को यह सजेशन दिया, फिर भी मैं एसीसीए करूंगा। मैंने बोला करो भाई। तब मैं क्या बोलूं? आई हैव ऑलरेडी गिवन माई व्यूज कि सिंस ही इज सीपीए ही शुड नॉट बी डूइंग एसीसीए। वो उसी दिन शाम को एसीसीए ज्वाइन कर लिया। ऑलरेडी वो 5-6 दिन से ज्वाइंड है और अभी मार्च में वो एग्जाम भी दे रहे हैं। वो ऑलरेडी सीएमए इंडिया है, वो ऑलरेडी सीएमए यूएस है, वो ऑलरेडी सीपीए यूएस है और उसने एसीसीए भी ज्वाइन किया। मैं नहीं बोल रहा हूं, वो बोल रहा है। वो बोल रहा है कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, मेरे आसपास के कल्चर में एसीसीए का वैल्यू सीपीए से ज्यादा है। मैं नहीं बोल रहा कि वो सही है कि गलत है। क्वेश्चन ये आ रहा है कि वो ये बोल रहा है और कोई ऑर्गेनाइजेशन ये बोल रहा है। मैंने उसको बोला, जो स्टूडेंट बोला सर सीपीए का वैल्यू तो ज्यादा है, मैंने बोला भाई तुम इससे बात कर लो। मैंने उसका नंबर दे दिया, देख लो, सोच लो कि भाई क्या है, कि भाई कौन सा बढ़िया। अकॉर्डिंग टू मी नोबडी कैन से दैट एसीसीए इज बेटर, सीमा इज बेटर, सीपीए इज बेटर, इंडियन सीए इज बेटर, इंडियन, ये सब सोचने गलत है। यही तो एक गलत बात हम सोचने लग गए। आप अगर एसीसीए सीमा के स्टूडेंट, आप लोग क्या अलग अलग पढ़ रहे हैं? क्या चीज है जो आपको अलग से पढ़ाया जा रहा है जो इसको नहीं पढ़ाया जा रहा? ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत यार 5-10% इधर उधर तो दुनिया में अंगुली बराबर थोड़ी ना है, लेकिन हाथ का ही तो अंगुली है ना। तो बोलने का मतलब क्या हुआ? अगर आप कोई भी चीज मन से, अच्छा से, प्रैक्टिकल अप्रोच से पढ़ते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि केवल एग्जाम देना है, पास करना है, कोई भी एक कोर्स करके सब हो जाएगा। आपको 50 कोर्स, 50 डिग्री लेने का जरूरत नहीं है। आप बोलेंगे सर आपने क्यों लिया? पागल था। आई एम टेलिंग यू, आई वॉज मैड। गाइडेंस नहीं था, डायरेक्शन नहीं था। एक चीज मन से पढ़ेंगे, सब में वही सब है 80-90%। आप अकाउंटिंग, बिजनेस एंड फाइनेंस पढ़ रहे हैं, आपको एक चीज पढ़ेंगे, बेटर है। बस हम एडवाइस करते हैं कि आप 2 कोर्स करिए, एक इंडिया का, एक बाहर का। बिकॉज इंडिया का मान लीजिए आप सीए कर रहे हैं, तो आपका इंडिया रेगुलेशन, इंडियन टैक्सेशन, ये तो कोई भी इंटरनेशनल कोर्स में नहीं पढ़ाया जा रहा। तो आप इंडियन सेंट्रिक नॉलेज लेंगे, और आपको अगर इंडिया में ही रहना है तो आपको इंडियन कोर्स करने से फायदा ज्यादा होगा। लेकिन साथ में आप एक इंटरनेशनल कोर्स भी कर लीजिए, जो भी आपको सीपीए अच्छा लगे, एसीसीए, सीमा, कुछ भी, जिससे कि आप कहीं पर भी चूक नहीं जाएं। बिकॉज आप जब इंडिया के बाहर जाएंगे,
आई एम नॉट क्वेश्चनिंग सीए, चार्टेड अकाउंटेंसी इज नॉट अ गुड डिग्री, बट वो ग्लोबल प्रेजेंस जैसे एसीसीए सीमा का है वैसे नहीं है, जैसे सीपीए का वैसा नहीं है। ग्लोबली चार्टर्ड बॉडी के अंदर यही आते हैं, तो आपका पूरा लाइफ हेज्ड है कि आप एक इंडियन कोर्स कर लिए, एक बाहर का कोर्स कर लिए, अब आपको जहां जाना है, जो करना है, जिस कंट्री में शिफ्ट होना है, आपके लिए सब दरवाजे खुले हुए हैं। और जब आप दोनों साथ में करेंगे, बहुत ज्यादा अलग अलग नहीं पढ़ना है, एक कोर्स में जो है वो दूसरे में भी है, थोड़ा सा क्वेश्चन पैटर्न अलग होगा, वो आपको बहुत कम स्टडी करना है, लेकिन योर लाइफ विल बी फुल्ली हेज्ड। तो मैंने पहले सीए सीएम में सीएस किया, बाद में जब पढ़ाते थे तो सीएफए इक्फाई का भी कर लिया, फिर बाद में मैंने सीमा भी कर लिया, फिर अभी एसीसीए सीपीए में नहीं करने जा रहा हूं, बिकॉज अब मेरे को समझ में आ गया। कोई स्टूडेंट बोलेगा सर आप तो एसीसीए पढ़े नहीं, पढ़ा कैसे रहे? सर हमने सब पढ़ लिया यार। मेरे को ऐसा लगता है कि जितना मैंने पढ़ाई की है, बहुत कम होंगे जिन लोगों ने इतना पढ़ा है। मैं नहीं बोल रहा कोई नहीं पढ़ा है, पढ़ पढ़ के तो पागल हो गए। अभी केवल एग्जाम देकर और डिग्री लेकर सामने लिखेंगे एसीसीए, उसी से फीलिंग आएगा क्या? वो चीज आता है। तो एक हेजिंग पर्पस के लिए पूरा का पूरा होल लाइफ हेजिंग, एक इंडियन कोर्स, एक इंटरनेशनल कोर्स, विच एवर यू सेलेक्ट, कोई अच्छा खराब नहीं है। जो आपको मन पसंद आए, फीलिंग आए, आप वो करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में। आपको कंसल्टेंसी देना है, जॉब करना है, बिजनेस करना है, जो करना है, आप एजुकेशनली बहुत सुपर पावर क्वालिफाइड है। आप जहां जो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, और पढ़ते वक्त प्रैक्टिकल होना, केवल एग्जाम पास करने की नहीं सोचना। दैट्स माई अंडरस्टैंडिंग। कोई बोलेगा जॉब मिलेगा, सर बुला बुला के लोग लेंगे, क्यों टेंशन लेते हैं? कोई फ्रेशर है तो जॉब शुरू में अच्छा जनरली नहीं मिलेगा। जो आपका ड्रीम है, जो जॉब है, वो तो पहला बार ही थोड़ी ना मिलेगा। थोड़ा पॉलिश करना होगा, थोड़ा पापड़ बेलना होगा, थोड़ा 2-4 साल काम करेंगे, अच्छे से रिजल्ट लाएंगे और अपने आप उन्नति होगी। भगवान सबको देखता है। तो ये सब बात करके कि सर ये बढ़िया, ये खराब है, सर जॉब मिलेगा कि नहीं, इसका कोई आंसर नहीं है। आपने तो लॉजिकल बात कर रहे हैं कि भाई जो करेंगे सब अच्छा है, जॉब भी मिलेगा, आप मन से करिए, मन से पढ़िए। थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए। मेरा ऐसा ये बोलना था कि अगर बिग डेटा है तो बिग डेटा से हर बिजनेस चल रहा है, वेदर इट्स ऑनलाइन, अमेजन, नेटफ्लिक्स, whether it's hospital, whether it's educational institute, whether it's a manufacturing organization, डेटा के ऊपर ही बिजनेस है। डेटा को मैनेज करना, सजोना, उसको इंफॉर्मेशन में बदलना, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर आपको चाहिए। उसके लिए क्लाउड कंप्यूटिंग है, डेटा को सेव करने के लिए। और दूसरा अभी क्या आ गया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माने क्या? मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूं, ऐसा कोई मशीन हो जो मेरा प्रेजेंस चाहिए नहीं है, जो मेरे को पढ़ाना है, जो बोलना है, मशीन अपने आप बोल दे। ऐसा कुछ निकला नहीं है अभी, इतना ऊपर तक माने आईटी नहीं गया है, लेकिन कहां तक गया है? आप एक बात समझिए, मान लीजिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इंडिया में 4 से 5 करोड़ रिटर्न फाइल होता है। 140 करोड़ का पॉपुलेशन में 5 करोड़ रिटर्न। 5 करोड़ भी बहुत ज्यादा है, बिकॉज कोई कितना कंट्री का तो पॉपुलेशन ही 5 करोड़ नहीं है, सो विच इज नॉट स्मॉल। वो 5 करोड़ रिटर्न में कौन चोर है, कौन रिटर्न ठीक से नहीं जमा किया, किससे डिटेल मांगना है, इसके लिए अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कोई आदमी काम नहीं करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम हो रहा है। आप जब रिटर्न सबमिट करते हैं तो आपको जो डेटा फिलफिल करने दिया जाता है, वो डेटा जैसे ही आप डाल के रिटर्न सबमिट करते हैं, वो सॉफ्टवेयर अपने आप वो डेटा के ऊपर कैलकुलेशन करना चालू करता है, और वो कैलकुलेशन करके पकड़ लेता है कि ये मिस्टर एक्स का रिटर्न में गंडागोल है। मिस्टर एक्स को नोटिस जाती है, मिस्टर एक्स अपना रिकॉर्ड्स देता है, स्क्रूटिनी होता है, ये सब अपने आप हो रहा है। मतलब ह्यूमन बींग्स का काम मशीन करने लग गया है। किस लेवल तक मशीन करेगा पता नहीं है। हम लोग ऐसा बोलते हैं आजकल इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब आपको लाइट जलाना है, गेट खोलना है, टीवी चालू करना है, कोई चैनल चालू करना है, फ्रिज में कौन सा सामान खत्म हो गया, टीवी, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि वाईफाई के कनेक्शन से हर एक निर्जीव चीज में भी वाईफाई इंटरनेट का चिप डालकर कनेक्ट किया जा रहा है। आपका मोबाइल में दुनिया है, आपका मोबाइल से गाड़ी चलेगी, आपका मोबाइल से फैन चलेगा, लाइट चलेगी, एसी चलेगा, गेट खुलेगा, गेट बंद होगा, आपका सब कुछ सिक्योरिटी वगैरह सब मोबाइल, बिकॉज मोबाइल के अंदर वाईफाई जो है और जो दूसरे सामान है, टीवी है, फ्रिज है, कोई भी चीज है, उनमें जो चिप है वो इसका वाईफाई से कनेक्ट कर दे रहा है। वो इंफॉर्मेशन इसको दे रहा है, उससे ले रहा है,
वो इंफॉर्मेशन जिस कंपनी ने बनाई है उसके पास जा रहा है, उसके एसी में, उसके टीवी में, उसके कोई भी सिस्टम में प्रॉब्लम है क्या, सब पता चल रहा है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, दिस वर्ल्ड इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और वो ये जो डेटा सारा आ रहा है, ये डेटा को मशीन अपने आप प्रोसेस कर रही है, इंफॉर्मेशन बना रही है, और वो डेटा के बेसिस पे प्रोडक्ट को इंप्रूव करना, इनोवेशन लाना, कस्टमर को सपोर्ट देना, कंप्लेन दूर, सब हो रहा है सारा। दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बोलेंगे मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग तो और पुराना है। कटिंग, ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग, जो बेसिक काम है वो तो मशीन ऑलरेडी, रोबोट्स काम करते। कोई भी गाड़ी का कंपनी आप यूट्यूब में वीडियो देख लीजिए, मारुति है, हुंडई है, कोई भी गाड़ी बनाने में रोबोट्स काम कर रहे हैं। यहां से उठाया, यहां लगाया, यहां किया, वो किया, एंड रोबोट्स आर, कोई थकने का काम नहीं है, 24 घंटा भी काम हो सकता है। मशीन कैन वर्क कंटिन्यूअसली। मशीन लर्निंग का मतलब मशीन जो कॉमन बेसिक काम है, जिसमें कोई ब्रेन का काम नहीं है, वो तो मशीन ऐसे भी कर रही है, करते जा रही है। आजकल कोई मिठाई का दुकान है, रसगुल्ला बनाना, पूड़ी कचौड़ी बनाना, जो भी, सब तो मशीन बना रहा है यार। मैं अभी एक वीडियो देख रहा था थोड़ा 1-1.5-2 महीना पहले, कि बैंगलोर में खुला है डोसा का, डोसा के साथ और भी कुछ है। पूरा दुकान में कोई आदमी नहीं है, पूरा दुकान में ना पैसा लेने के लिए, ना देने के लिए, ना बनाने के लिए, कोई एक सिंगल पर्सन पूरी दुकान में नहीं है। आप पूरा का पूरा ऑर्डर देने के बाद कलेक्शन, सब चीज मशीन। वही काम तो बार बार करना है ना। जो काम बार बार करना, उसमें दिमाग वाला आदमी को क्यों लगाएं? उसमें मशीन कैन डू। जिसमें दिमाग चाहिए भी है, मशीन को ऐसा बना दे कि वो ह्यूमन के जैसे ऑपरेट करे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच इज हायर लेवल। बट ये चीज कहां तक जाएगी, ये आपको और मेरे को भी नहीं मालूम है। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि इंडिया में सेल्फ ड्राइव कार तो नहीं आएगा, गारंटी आएगा। हम लोग ऐसा सोचते हैं इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक कार तो कम ही आएगा, इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग सिस्टम, सब चेंज हो जाएगा। हम लोग देखते रह जाएंगे, इस तरह से चेंजेस होएगा जिसके लिए हम में भी तैयार नहीं है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ टेक्नोलॉजिकल एज, दिस इज एन इंफॉर्मेशन एज, where artificial intelligence and machine learning are doing all the jobs. Common type of job, basic jobs बाद में बचेगा ही नहीं। हर आदमी को अपना स्किल इंक्रीज करना होगा कि वो मशीन से ऊपर काम करे, बिकॉज मशीन बनाने वाला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाने वाला तो आदमी है, पर्सन ही है, कोई हवा तो है नहीं। ये जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स चिप बनाना, ये सब आदमी तो बनाया ना। आदमी को मशीन से ऊपर रहना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। अब मान लीजिए मशीन के अंदर कोई बोलता है लॉग टेक्नोलॉजी। लॉग मतलब क्या होता है? एक सिंपल बात कर रहा हूं, आपने सुना होगा गाड़ी में लॉग बुक। लॉग बुक मतलब होता है कि मान लीजिए मेरी गाड़ी है, मैंने एक रजिस्टर गाड़ी में रखा है, उसमें हम लोग लिखते हैं कितनी तारीख को हमने क्या पेट्रोल और डीजल भर्ती कराया। मान लीजिए आज 13 तारीख है, 13 तारीख को दोपहर में 2 बजे मैंने उसमें पेट्रोल मान लीजिए 50 लीटर भराया, 30 लीटर भराया। उसमें कितना किलोमीटर था मैंने लिख दिया कि गाड़ी का किलोमीटर 10,232 किलोमीटर। अब गाड़ी का माइलेज वगैरह चेक करने के लिए जब मैं वापस से पेट्रोल डीजल भराऊंगा तो मैं चेक करूंगा इतना लीटर पहले भराए थे, इतना माइलेज दिया। उससे 2 चेकिंग होगा, एक गाड़ी का इफिशियंसी, एक हो सकता है ड्राइवर गड़बड़ कर रहा है, पेट्रोल वगैरह किसी को बेच रहा है, हो सकता है। दोनों के लिए मैं लॉग बुक मेंटेन कर रहा हूं। अब वो बंद हो गया। जब अपने गाड़ी आजकल खरीदते हैं, उसमें वो अपने आप सिस्टम में ले लेता है कि आपने इतना पेट्रोल डीजल लिया है, अभी आपका ये किलोमीटर है। आप उसमें बटन दबाएंगे, वो अपने आप बताएगा माइलेज क्या चल रहा है, अपने आप। लॉग बुक बंद। यानी कि लॉग बुक जो आप फिजिकली मेंटेन करते थे, वो सिस्टम के अंदर इनहेरेंट है। तो मशीन लर्निंग क्या है? एक लॉग है। मशीन को ये बता दिया ये काम ऐसे ऐसे बार बार इतना इतना करना, तो मशीन आपको इंफॉर्मेशन देगी, मैंने ये कर दिया, ऐसे कर दिया।
कितना देर से नहीं आ रही थी भाई? सॉरी, 1-2 सेकेंड, ठीक है, हाँ ठीक है। तो मैं बोल रहा था कि कोई बोलेगा सर मशीन के अंदर लॉगरिथम क्या होता है? सर क्या होता है? तेल लेने गया। लॉग का मतलब होता है कि मशीन का डेटा, मशीन ने कितना यूनिट बनाया, कितना प्रोड्यूस किया, क्या इफिशियंसी है, कैसे काम करना है, वो मशीन का लॉग में होता है, उसका प्रोग्रामिंग होता है, जिससे मशीन वही काम दोबारा बार बार करती है। आप इसको किताब से कितना पढ़ेंगे यार? टेक्निकल एग्जाम देना है, 2 बार पढ़ लिए। कि स्टडी एग्जाम देना है, हम पागल है क्या? हम उसको लॉग को पढ़ते रहेंगे? तो वो दादा जो है, वो दादा फिर हम कल बोलेगा, थर्सडे को देखना, वो आंसर तो इतना अच्छा लिखेगा जो मैं भी नहीं लिख सकता, और फिर वो वहीं पर क्वेश्चन उठाएगा कि सर ये कैसे लिखेगा। तो आप सर ऐसा आंसर क्यों लिखा है देख देख के कहीं से भी? मे नॉट बी कापलान, मे बी फ्रॉम अ वेबसाइट, मे बी फ्रॉम समवेयर। वो बोल भी रहा है सर मैंने रिसर्च करके लिखा है, यहां से ये बोल्ड वाला, यानी कि आप बोल्ड चमका रहे हैं। और एग्जाम जब वो देता है तो एग्जाम देने के बाद सर टाइम मिला ही नहीं, सर हम पूरा कर ही नहीं पाए, सर इसका कैसे लिखे? तो आप उसको यहां क्यों नहीं ला रहे हैं? आप इधर उधर सर्च मार मूर के इंटरनेट से चमका के लिख दिए, और लिख भी दिए और आप जानते ही नहीं उसको लिख दिए, और आप वही क्वेश्चन वापस रेज कर रहे हैं और खत्म ही नहीं होता है डिस्कशन। आधा घंटा 1 घंटा उनका बात खत्म ही नहीं होएगा। आप अगर उसको बोलेंगे नहीं ना, वो 2 घंटा ही बोलते रहेगा। प्रॉब्लम ये है। तो यार जानबूझ के बुद्धि है, मेहनत कर रहा है, फिर भी फेल हो रहा है, इसका मतलब बात सुनना ही नहीं है। और हम मान लिए वो सुनेगा नहीं मेरा बात, बोलेगा बी देखेगा, मैं देखूंगा बी, कोर एरिया बी मैंने चेक नहीं किया, बट आई एम जस्ट सेइंग ही विल नेवर हियर। अभी भी वो बोल रहे 4 बार एग्जाम देने के बाद सर कोर एरिया ए और बी हम नहीं पढ़ के गया था, फिर भी बोलता है हम आंसर ठीक लिखा था। क्या समझ में नहीं आता यार? मेरा ये बोलना है, आपको एग्जाम अगर ऑब्जेक्टिव टाइप मान लीजिए कृष्णा को देना है या किसी को भी देना ऑब्जेक्टिव टाइप, आपको टेक्निकल थोड़ा होना पड़ेगा। लेकिन जिसको केस स्टडी एग्जाम देना उसको टेक्निकलिटी का कोई काम नहीं है। आप 1 बार 2 बार पढ़ लीजिए, चीजों को समझ लीजिए, हो गया। लेकिन अगर एग्जाम आपको एसीसीए का बीटी देना है, सीमा का E1 देना है, आपको थोड़ा टेक्निकली परफेक्ट होना पड़ेगा। अब 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए। बोलने का मतलब क्या हुआ? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, आदमी का काम मशीन कर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थोड़ा हायर लेवल हो गया, मशीन लर्निंग थोड़ा लोअर लेवल हो गया। लेकिन जो काम आदमी कर सकता है, करता है, वो काम मशीन करने लग गई है। रिसीवेबल्स, पेएबल्स, बेसिक अकाउंटिंग, ट्रांजैक्शन, ये सब मशीन में अपने आप होने लग गया है। आपको उसके लिए अपना दिमाग, अपना मेहनत करने की जरूरत नहीं। ये दुनिया का रूल हो गया है। किस हद तक ये जाएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स वगैरह, मेरे को आपको नहीं मालूम है। हम लोग इस दिशा में नहीं सोच सकते। फिर उसके बाद है, अगर इतना सारा डेटा, सिस्टम, सॉफ्टवेयर, ये सारी चीजें क्लाउड में है, कहीं से भी देख सकते हैं, तो हो सकता है ना कि मेरा पासवर्ड, मेरा कोई चीज किसी के पास चला जाए, वो उसको यूज कर ले, वो उसको डिस्ट्रॉय कर दे, वो उसको गड़बड़ कर दे। और बड़े बड़े कॉम्पिटिटर ऑर्गेनाइजेशंस के होते हैं, सबका एक कॉम्पिटिटर है, बहुत सारे हैं। और मान लीजिए मार्केट में ऐसे लोग भी हैं जो जानबूझ के ये सब काम करते हैं, फ्रॉड करते हैं। मार्केट में ऐसे लोग भी हैं, जैसे मान लीजिए क्विक हील और ये सब कंपनी है, लोग बोलते हैं, पता नहीं है, आई कैन नॉट श्योर, कि वही लोग अपना, माने जब क्विक हील कोई सॉफ्टवेयर बनाता है, उसको तोड़ने का वही लोग निकालते हैं, मालवेयर वगैरह वही लोग डेवलप करते हैं, जिससे आदमी क्विक हील फिर से खरीदे। जैसे मेडिसिन कंपनी में वायरस वगैरह वही लोग लाते हैं, बोलते हैं, जैसे कि दवाई लोग ले। अब पता नहीं है भाई, इज दिस करेक्ट और नॉट, देयर आर 2 व्यूज इन दिस, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट कि मान लीजिए आपके पास कोई मेल आया, हमारे पास तो रेगुलरली आता है यार, कि आपका YouTube के अंदर हम लोग को अपना वीडियो प्रमोट करना है, हम लोग को अपना प्रोडक्ट, आप अगर ये अरेंजमेंट में जाते हैं, हम आपको अच्छा खासा पैसा देंगे। नॉर्मली मैंने सुना है कि वो सब फिशिंग मेल है। फिशिंग मेल मतलब अगर मैं उस मेल को क्लिक करता हूं और जहां वो ले जा रहा है वहां जाता हूं, और वहां कोई वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मांग रहा है, मैं भर देता हूं, टेंशन मेरे को होगा, चांसेस है, इसका चांस 90% से ज्यादा है। यानी कि आपके पास कहीं से कोई मैसेज आया, कोई मेल आया, आप उसको क्लिक करके खोलने मत बैठ जाइए। मान लीजिए कभी कभी आया, यू वॉन 50 लाख रुपीज लॉटरी, यार कौन दे रहा है? कोई नहीं दे रहा है, मत खोलो उसको, बेवकूफ बना रहा है। दीज मैसेजेस एंड ऑल दैट हम लोग सबके पास आता है, मेल आता है, मैसेज आता है, उनको मत खोलिए, उनसे दूर रहिए। बहुत बार कभी कभी ऐसा मैसेज आता है तो दुनिया में चलते रहता है, इसको क्लिक मत करना, फोन खराब हो जाएगा, इसको क्लिक मत करना, कंप्यूटर खराब हो जाएगा। ये एक टाइप का वायरस मार्केट में दौड़ते रहते हैं, जिसको बोलते हैं फिशिंग मैसेजेस, फिशिंग मेल, फिशिंग मैसेज। दूसरा है,
मान लीजिए मेरा ये वाईफाई इंटरनेट है जिससे ये सब चल रहा है। जब मैं वाईफाई को क्लिक करता हूं, मान लीजिए यहां पर क्लिक करता हूं, ये देखिए वाईफाई में बहुत सारा दिखाएगा और नीचे आ जाएगा भी, डिजिसोल है, एयरटेल है, मेहर है, दिस है। इसमें से मेरा केवल डिजिसोल है, वीएस एयरटेल है, विदिशा सराफ एयरटेल, ये सब मेरा कोई नहीं है, ये सब मेरा नहीं है। लेकिन मान लीजिए मैं इसको क्लिक करता हूं, चलेगा नहीं, और मैं इसका पासवर्ड वगैरह कैसे ना कैसे पता लगा लिया, यानी कि मैं उनके वाईफाई में घुस गया हूं। और अगर मेरे पास थोड़ा सा भी ब्रेन है तो मैं उनका डेटा वगैरह भी चुरा सकता हूं, वायरस भेज सकता हूं, कुछ ना कुछ गंडागोल कर सकता हूं। अगर मेरा वैसा दिमाग है तो ये सब होगा। किसी का तो है ना ऐसा दिमाग यार, 100 में 100 थोड़ी ना ठीक है, कोई 2 जन तो बदमाश है। इसीलिए हम लोग किसी के साथ वाईफाई का पासवर्ड, आईडी ये सब नहीं शेयर करते। इतना भगवान ने जनरल दिया है। आपके पास मैसेज आता होगा कि भी बैंक से, कोई जगह से, कि भी नेवर आस्क ओटीपी, वी नेवर आस्क योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये सब हम फोन में कभी नहीं पूछते। तो आपको कोई पूछेगा तो बताना मत। आपने कुछ ओटीटी में सीरीज वगैरह देखा होगा, जम तारा वगैरह, कौन लगाया, आपके पास ओटीपी जाएगा, 5,000 रुपया मिलेंगे, बोलो 5 देगा क्या, वो 10 लाख ले लिया। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट मार्केट में बहुत सारा तरह का वायरस ये सब चलता है। आपका डेटा, आपका पासवर्ड, आपका सिस्टम क्रैक हो सकता है, लिया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, डेटा चुराया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम ये सब को यूज ना करें। कोई लोग बोलते हैं सर हम ऑनलाइन काम नहीं करता, सर हम ऑनलाइन पेमेंट, पगलाओ, जाओ रास्ता में चोरी नहीं होएगा क्या? रास्ता में भी तो पर्स चोरी हो सकता है। बोलने का मतलब क्या हुआ, हम ये नहीं बोल रहे कि इन सब में प्रॉब्लम नहीं है। आप अपना जितना सिक्योरिटी सिस्टम है वो लगाइए, आपके यहां स्टाफ काम करते हैं उनको समझाइए, ट्रेनिंग दीजिए, आपके यहां जो भी सिस्टम वगैरह लगा उसमें फायरवॉल लगाइए जिससे कोई दूसरा उसमें घुस नहीं पाए। आपको जितना सिस्टम मेंटेनेंस करना है वो तो करना होगा ना। अपना जो पासवर्ड आईडी वगैरह कहीं लिखिए मत, ध्यान रखिए, बिकॉज अगर कोई भी पासवर्ड भूल भी गए, वहां क्या आता है, फॉरगेट पासवर्ड। स्टूडेंट लोग बोलता है सर मेरा तो पासवर्ड हम भूल गए। अरे यार भूल गया, तुम्हारा लिखा हुआ है ना फॉरगेट पासवर्ड, क्लिक करो आपके मेल में आ जाएगा, रीसेट कर लेना। इतना भी नहीं आता है कोई जन को, बहुत कम है ऐसा। अभी कल परसों कोई जन, सर मेरा एसीसीए का अकाउंट नहीं खुल रहा है, मैं उसका आईडी पासवर्ड भूल गया। क्या बोले, सोचो यार, कैसे तो स्टूडेंट पढ़ेगा और कैसे पास होएगा। आप उसके अंदर वहां डालेंगे अपना ईमेल आईडी या जो भी आपको मालूम है और फॉरगेट करेंगे, आपके पास डिटेल आ जाएगा। आप बोलेगा हम ईमेल भी भूल गए, कोई बात नहीं है, आप एसीसीए इंस्टीट्यूट को मेल डालिए। मैं क्या करूंगा इसमें, मेरे पास तो कुछ है नहीं। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखिए, बोलिए कि मैं एसीसीए में रजिस्टर्ड हूं, मैं भूल गया हूं अपना आईडी पासवर्ड, मेरे से खुल नहीं रहा है, प्लीज मेरे को हेल्प करिए। वो लोग हेल्प कर देंगे। वो लोग कोई सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन आपसे लेंगे, आपका डॉक्यूमेंट लेंगे कि आप वही है ना, उसके बाद आपको डिटेल दे देंगे। लेकिन मैं क्या करूं इसमें, समझिए मेरा बोलने का मतलब है कहीं कहीं पर जेन्युइन इश्यूज है जहां चीजें भूल गए, कहीं कहीं पर ऐसा है कि भूले नहीं है, हमें प्रोटेक्ट करना है दूसरे खराब लोगों से, दूसरे खराब फिशिंग मेल से, किसी से। तो आपको ट्रेनिंग लेना होगा, समझना होगा, सिक्योर करना होगा, स्टाफ को ट्रेनिंग देना होगा, अपना सिस्टम सिक्योर बनाना होगा, बढ़िया कंप्यूटर लेना होगा, बढ़िया वाईफाई लेना होगा, बढ़िया इंटरनेट लेना होगा, अपना लैंडलाइन लेना होगा, जिससे कि ये सब चीजें आपके साथ ना हो। फिर भी चोर के लिए कोई ताला नहीं है, देयर इज नो लॉक फॉर अ थीफ। अगर कुछ अकस्मात घटना घट भी जाती है उसको मैनेज किया जाएगा, बट दैट इज नॉट द सॉल्यूशन कि यू विल नॉट डू दिस। मार्केट में दुनिया में क्या चल रहा है, ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन मतलब, ब्लॉकचेन के अंदर ऐसा होता है, मान लीजिए मेरे को मार्च को पेमेंट करना है, तो मार्च को पेमेंट करने के लिए मैं अपना आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट में गया, उसमें मैंने अपना आईडी और पासवर्ड डाला, डालने से मेरा अकाउंट खुल गया। अब मेरे अकाउंट से मेरे को मार्च को पैसा देना है, तो मार्च का डिटेल मैंने मांगा कि मार्च तुम्हारा अकाउंट नंबर क्या है, तुम्हारा अकाउंट सेविंग है कि करंट है, तुम्हारा जो बैंक है उसका आईएसबीएन नंबर क्या है, मैंने मांग लिया, आईएफएससी कोड क्या है, मैंने अपने डिटेल में उसको डाल दिया, अपने अकाउंट में डिटेल में डाल दिया। डिटेल में डालने के बाद 10, 15, 20 मिनट बाद मैं मार्च को पेमेंट कर पाऊंगा। मैं मार्च को पेमेंट किया, 10,000, 20,000 जितना देना है, पेमेंट हो गया, मेरे अकाउंट से माइनस हो गया। मार्च का बैंक अकाउंट मान लीजिए एसबीआई बैंक में है, तो एसबीआई बैंक में वो पैसा मार्च के अकाउंट में आ गया। एसबीआई बैंक मार्च को इंफॉर्मेशन मैसेज करेगी, मार्च आपका 10,000 आया, आपका 20,000 आया। ये पूरे ट्रांजैक्शन में 3 ब्लॉक ऑफ ट्रांजैक्शन है, 3 ब्लॉक। ब्लॉक मतलब एक ब्लॉक मेरा अकाउंट, मेरा इंफॉर्मेशन आईसीआईसीआई बैंक के साथ,
दूसरा ब्लॉक, मैंने अपने आईसीआईसीआई बैंक में जो मार्ज का डिटेल डाला, यानी कि मार्ज का डिटेल दूसरा ब्लॉक, और मार्ज का जो एसबीआई बैंक में अकाउंट है वो तीसरा ब्लॉक। कभी कभी हम लोग देखते हैं जब हम लोग पेमेंट करते हैं तो पेमेंट जाता नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई डेटा में प्रॉब्लम है, या तो मार्ज का बैंक आईडी गलत है, कुछ इंफॉर्मेशन गलत है, मार्ज ने गलत दिया, या मैं उसको ठीक से नहीं डाला। जब तक तीनों ब्लॉक ऑफ ट्रांजैक्शन मैच नहीं होएगा तब तक ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट नहीं होएगा, तब तक पेमेंट नहीं होएगा, तब तक ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग नहीं होएगा। कहीं पर भी गड़बड़ी हो सकती है। अब मान लीजिए ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो गया, तो ऐसा हो सकता है कि मार्ज के पास पैसा गया नहीं लेकिन मेरे बैंक से चला गया, नहीं हो सकता। आप बोलेंगे हो, कभी मेरे साथ भी हुआ है। मैंने अपना एक बैंक अकाउंट से दूसरा में डाला, जिस बैंक से जाना है वहां से चला गया, दूसरा बैंक बोलता है मिला ही नहीं। अब इसमें या तो कोई सिस्टम में, जिसको जैसे मेरा कोटक बैंक में अकाउंट है आईसीआईसीआई में, मैंने आईसीआईसीआई कोटक में ट्रांसफर किया, कोटक वाला बोलता पैसा मिला नहीं, मेरा ही अकाउंट। आईसीआईसीआई बोलता पैसा गया। यार आईसीआईसीआई बोलता पैसा गया, कोटक नहीं मिला। आईसीआईसीआई से पूछेंगे भाई तुम कहां दिया, कहां गया वो पैसा? कोटक से पूछेंगे कि भाई तुमको नहीं मिला, देखिए यहां पर दिखा रहा है गया। दोनों से थोड़ा सा सलाह मशवरा समझने से उनको समझ में आ जाएगा उनके सिस्टम में। मेरा अभी 6 महीना पहले एक ट्रांजैक्शन में ऐसा हुआ था जिसमें मेरा पैसा 10 दिन बाद वापस आया, 10 दिन गड़बड़ हो गया, बिकॉज मैंने ट्रांसफर किया नहीं गया। लेकिन ये जो ब्लॉक है, एक एक ब्लॉक बन रहा है ना ट्रांजैक्शन का। हम लोग को अगर मनी ट्रांसफर वगैरह करना है तो नॉर्मली हम लोग को बैंकिंग सिस्टम यूज करना है। बैंक चार्जेस लेती है, आपको कहीं भी पैसा भेजना है, लेना है, पहले चेक से होता था, अभी ऑनलाइन होता है। अभी क्या आने वाला है? डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी के अंदर माने बिटकॉइन वगैरह ये सब तो है ही है, लेकिन आरबीआई का डिजिटल करेंसी आ रहा है, ई करेंसी, जिसका बहुत सारा पायलट रन वगैरह ट्रांजैक्शन हो रहा है। उस केस में क्या होगा? जैसे मैंने आपको अगर कैश में 10,000 रुपए दी, तो मेरे को बीच में किसी को इन्वॉल्व करना है क्या? कोई नहीं है। मैं कोई दुकान में गया, 10,000 रुपया दिया, उसको दिया, लिया, सामान हो गया। ये जो डिजिटल करेंसी, इसमें ऐसे ही होएगा। अगर मेरे को मार्ज को पैसा देना है तो मेरा अपना आईसीआईसीआई बैंक, मार्ज का एचडीएफसी बैंक, ये सबको इन्वॉल्व नहीं करना होगा। मैं सीधा सीधी ई करेंसी मार्ज को दे पाऊंगा, जैसे बिटकॉइन वगैरह में होता है। ये होगा कैसे? थ्रू ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन मतलब जो अलग अलग ब्लॉक ऑफ ट्रांजैक्शन है, दे फॉर्म पार्ट ऑफ वन सीक्वेंस, एक दूसरा से रिलेटेड है, लेकिन कोई भी आदमी केवल अपना वाला पोर्शन का चीज को ही चेंज कर सकता है, दूसरा जो ब्लॉक में ट्रांजैक्शन उसको चेंज नहीं कर सकता। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट वर्ल्ड में पहले बिटकॉइन ही हुआ, विच इज यू कैन से डिजिटल करेंसी। बिटकॉइन क्या है? कोई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कोई यूरोपियन बैंक, कोई इसको नहीं बोल रहा है ये कोई करेंसी है, ये कोई इंडिया का रुपी है, ये कोई डॉलर है, ये कोई पाउंड नहीं है। हम लोग बोलते हैं दुनिया में आपको कहीं भी किसी से भी कुछ काम करना है, पैसा लेना देना है, बीच में बैंक को इन्वॉल्व करो, बैंक को कमीशन दो, चार्जेस दो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दो, चाहे आप वेस्टर्न मिनी बोलिए, किसी को भी बोलिए। क्यों करें हम? क्यों वेस्टेज करें हम पैसा का? तो दुनिया में बड़े लोग जो हैं वो लोग बोले भाई कि मान लो मैं तुम्हारे लिए कोई काम कर रहा हूं, तुम मेरे को पैसे दोगे, तुम मेरे को एक करेंसी दोगे जिसको हम बोल रहे हैं बिटकॉइन। वो बिटकॉइन मैं तुमको बोलूंगा कि इस काम के लिए मैंने इतना बिटकॉइन इसको दिया। अब मान लो तुम्हारे पास बिटकॉइन चला गया, तुम वो बिटकॉइन किसी और से काम कराओगे, उसको दोगे, फिर वो किसी और को देगा, फिर वो किसी और को देगा। यानी कि ये जो बिटकॉइन फर्स्ट टाइम ओरिजिनेट हुआ, ये 50,000 जगह घूमेगा। हर एक ट्रांजैक्शन जो होगा वो एक सेपरेट ब्लॉक है, लेकिन वो ब्लॉक पूरा का पूरा पता लगाया जा सकता है सिस्टम से, और हर एक नेक्स्ट ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होगा नहीं जब तक पुराना आदमी उसको कंफर्म करेगा नहीं। मान लीजिए मेरे बैंक से पैसा जाना है, तो मेरे पास अगर ओटीपी आएगा नहीं कि पैसा जाएगा, ओटीपी नहीं आएगा तो पैसा जाएगा कैसे, मार्ज को मिलेगा कैसे? तो जो ब्लॉक के अंदर जितने लोग हैं सबके पास इंफॉर्मेशन आएगी, और जब सारे लोग यस बोलेंगे तभी वो आगे जाएगा। अब ये बिटकॉइन सिंस गवर्नमेंट वगैरह अप्रूव नहीं कर रही है, तो इन दैट केस इसके ऊपर झमेला चालू हुआ। लेकिन बिटकॉइन डेवलप तो अच्छा हो गया मार्केट में 3-4 साल में। तो इंडियन गवर्नमेंट, आरबीआई, यूएस गवर्नमेंट, सब लोग ये सोचा यार ऐसे तो बर्बाद हो जाएगा बैंक वगैरह, हो सकता है ये इतना जोर पकड़ ले कि जो एक्चुअल करेंसी है उसका खत्म ही हो जाए।
तो सारी गवर्नमेंट ने, जो बड़े बड़े कंट्रीज है, इंडिया में भी, सोचा हमें लोग कोई बिटकॉइन जैसा करेंसी क्यों नहीं बना दे। हमें लोग उसमें क्या होगा कि बैंक का इनकम कम होएगा, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग बेटर होगा, लेकिन कुछ तो इनकम फिर भी बैंक को होगा, उसको लीगलाइज कर दे। जो गवर्नमेंट आरबीआई करेंसी इशू करेगी, डिजिटल करेंसी, वो आरबीआई बोल रही है, जैसे नोट पे अगर 100 रुपया लिखा हुआ है, तो आरबीआई क्या बोल रहा है कि ये 100 रुपया के बदले हम 100 रुपया का वैल्यू आपको देंगे। आरबीआई रिस्पॉन्सिबल है, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। वैसे डिजिटल करेंसी में गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, लेकिन डिजिटल करेंसी का ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे को पैसा देना है, माज को कैश जैसे देते वैसे ही मैं उसके अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा, बीच में कोई बैंक इन्वॉल्व नहीं होएगा, ट्रांजैक्शन फीस वगैरह बचेगा। ट्रांजैक्शन, इसको पायलट रन पे अभी हाई प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स वगैरह में लास्ट मंथ ही 2-3 दिन के लिए रन किया गया था। उसके ऊपर क्या डेवलपमेंट और हुआ मैंने अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन आने वाले इस साल के अंदर ही 2023 में ये ई करेंसी आरबीआई लॉन्च कर देगा, डिजिटल करेंसी। ये पूरा का पूरा संभव हो रहा है बिकॉज ऑफ ब्लॉकचेन, कि एक करेंसी जो है उसमें बैंक नहीं भी है, तो अगर वो 50 बार हैंड चेंज किया है, 50 ब्लॉक बना है। बड़ी बड़ी कंपनियों में इंफॉर्मेशन एक डिपार्टमेंट से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, अलग अलग जगह जाएगा, वो सब इंफॉर्मेशन एक ब्लॉक में है। इसलिए बहुत सारे लोग ब्लॉकचेन प्रोग्रामिंग, ब्लॉकचेन का सिस्टम वगैरह सीख रहे हैं। मैंने क्लासेस में बोला है, मेरा स्टाफ 3 साल पहले ब्लॉकचेन सीख के आया। ही इज नॉट अ प्रोग्रामर, ही डिड फ्रॉम अमेठी यूनिवर्सिटी 3 लाख रुपया देकर ब्लॉकचेन, बेकाम का बर्बाद किया है। हम लोग कोई कोडिंग लैंग्वेज सीख लेंगे, ये हमारा काम थोड़ी ना है यार। वी नीड टू जस्ट गेट द क्रक्स कि व्हाट इज ब्लॉकचेन। अब उसका टेक्निकल ज्ञान में मेरे को नहीं जाना है, ना मैं आपको जाने बोल रहा हूं। आप चीजों को समझिए, ब्लॉकचेन क्या है। तो ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग, ये सारे नए नए डेवलपमेंट्स हुए हैं जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सिस्टम को और नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहे हैं, और हाई लेवल पे ले जा रहे हैं। अब ये कितना कहां तक डेवलप होगा, किस तरह से और बिजनेस में ग्रोथ होगा, इसका लिमिट नहीं। बट ये एक बात जरूर है, किसी भी तरह का बिजनेस है, मान लीजिए कोई नीचे हॉकर है, मान लीजिए पुचका बेचता है, कुछ भी कोई बेचता है, उसको हम लोग शादी में बुलाते हैं, इवेंट में बुलाते हैं, कैसे? थोड़ी ना उसको कॉल करने जाते हैं मोबाइल में। कोई भी जन अपना ऐप बनाकर, वेबसाइट बनाकर चीजें ऑफर कर सकता है। आप हर जगह जा जाके चिल्लाओगे थोड़ी ना, मेरा प्रोडक्ट है, आ जाओ ले लो, ये करो। इफ यू डोंट एक्सेप्ट टेक्नोलॉजी, यू कांट ग्रो। जैसे मान लीजिए शार्क टैंक में पीयूष गोयल है, कोई भी जन टेक्नोलॉजी का बात करता है, वो पैसा लगाने के लिए सबसे पहले खड़ा हो जाता है, बिकॉज वी अंडरस्टैंड दैट दिस वर्ल्ड इज टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड। आगे आने वाला समय में कितना इसमें डेवलपमेंट होगा, वी कांट से, वी कांट इमेजिन। आप इन सब चीजों का टेक्निकल ज्ञान लोगे, मैं नहीं मना कर रहा, टेक्निकलिटी को प्रैक्टिकलिटी से कोरिलेट जरूर करना। केस स्टडी एग्जाम में आकृति जी कोई टेक्निकल ज्ञान का काम नहीं है। मैं अगर कोई भी क्लास में केस स्टडी पढ़ा रहा हूं, तो मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग वैसे दादा के जैसे नहीं पढ़ा सकता, वैसे नहीं फायदा है। मेरे को प्रैक्टिकल होना है, उस चीज को, उसका एप्लीकेशन समझाना है, हमको ये सीखना है। लेकिन अगर आपको एग्जाम एटी, बीटी और E1 का देना है, आपको थोड़ा टेक्निकल बनना पड़ेगा, अदरवाइज आप क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं दे पाओगे। लेकिन आप बहुत ज्यादा पूरा मगिंग अप कर रहे हो, आप 50 बार मगिंग अप कर लो, याद होगा ही नहीं ये सब। फिर भी मैंने पूरी चेष्टा की है कि जो हम लोग को ट्यूटर रिसोर्स मिला है, जो और जहां जहां से रिसर्च हो सकता है, मैंने नोट्स को बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखने की चेष्टा की है। नॉट इन माई लैंग्वेज, ऑब्वियसली टेकन फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, बट कंसिडरिंग योर सिलेबस एंड सीमा सिलेबस, आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू मेक द नोट्स एज सिंपल लैंग्वेज एज पॉसिबल। आप ट्राई करेंगे कि 2 बार 3 बार उसको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन के अंदर ध्यान देंगे, गलत होने दीजिए, ए आंसर है कि बी है कि सी है कि डी है, दिमाग लगाएंगे, उसके ऊपर सोचेंगे, जिससे कि आपका टेक्निकलिटी थोड़ा देर तक ध्यान में रहे। अगर दादा अभी करते, हम ये बोलता, उसके बाद तो अब मैं टेक्निकल रीडिंग करने वाला हूं, क्या करूं? तो ये तो मैंने कल भी बोला था, तो दादा बोलता है सर ये वीडियो दे देंगे। अरे दे तो दिया दादा, कितना बार वीडियो लेंगे आप? हम तो आज जो बोल रहे हैं पहले भी वही बोले थे। अभी मैंने 1-1.5 महीना पहले यही चीज पढ़ाया था सीएमए यूएस में। सीएमए यूएस पार्ट 1 के अंदर उनका पार्ट F बोलकर है आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सिस्टम, सेम चीज, सेम स्टोरी। उन लोग का नोट्स, उनकी स्टडी मटेरियल में थोड़ा अलग तरह से लिखा, थोड़ा डिफरेंट लिखा है मैंने।
आपके अलग लिखा हो, आपका सिलेबस को कोर करके लिखा है, बट यही ब्लॉकचेन, यही क्लाउड कंप्यूटिंग, यही इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट, ट्रांजैक्शन, सब यही पढ़ा है, सारा सब यही है। एक्चुअली कोई बोले तो कोई भी स्टूडेंट जो भी कोर्स कर रहा है वो ये क्लास कर सकता है, कोई इशू नहीं है। और आपको ये क्लास में बेसिकली प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होना है, बहुत ज्यादा टेक्निकल होने की जरूरत नहीं। इस चीजों को इन्होंने अपने लैंग्वेज में अपने हिसाब से समझाया है। तो पहले यहां चल रहा है डेटा एंड इंफॉर्मेशन। डेटा क्या है? डेटा कंसिस्ट ऑफ नंबर्स, लेटर्स, सिंबल, रॉ फैक्ट्स, इवेंट्स, ट्रांजैक्शंस, ब्ला ब्ला ब्ला, which have been recorded but are not yet processed into any form of suitable information. डेटा से कोई फायदा नहीं है, डेटा मिल गया उसका कुछ नहीं होएगा। जब तक डेटा को इंफॉर्मेशन नहीं बनाएंगे उसका कोई फायदा नहीं है। इंफॉर्मेशन इज डेटा दैट हैज बीन प्रोसेस्ड इन सच अ वे दैट इट हैज मीनिंग टू द पर्सन दैट इट रिसीव्स इट्स। अगर आपके पास कोई चीज आया, आप बोलेंगे मतलब आपके ये पास इंफॉर्मेशन आने से आप उसका लाभ उठा पाएंगे, आप कुछ कर पाएंगे। डेटा मिलने से आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए सिंपल एग्जांपल देता हूं, कभी कभी लोग हमारे से कनेक्ट करते हैं कि सर मेरे पास बीकॉम का कलकत्ता का सारा स्टूडेंट का डेटा है, या मान लीजिए कोई कनेक्ट करेगा, सर मेरे पास सीए जो लोग कर रहे हैं इंटरमीडिएट का सारा डेटा है। क्या है उसके पास? उसके पास नाम होगा, नंबर होगा, ईमेल आईडी होएगा। कहां से मिला ये सब? उसको कहीं ना कहीं से चुरा लिया है। या लीजिए जो बीकॉम में डेटा मेंटेन करता है बीकॉम स्टूडेंट का, उधर से ले लिया होगा, उसने बेच दिया होगा सीए इंस्टीट्यूट में, विच इज अनएथिकल, विच इज नॉट अलाउड, उसके पास कहीं से आ गया। मेरे को वो डेटा मिल जाएगा। मान लीजिए 10,000 सीए स्टूडेंट का डेटा मिल गया, क्या काम है मेरा उसका? अनलेस अनटिल उस डेटा के ऊपर काम नहीं करेंगे, मेल नहीं भेजेंगे, उसको इंटरेक्ट नहीं करेंगे कि किसको करना है नहीं करना है, हमारे क्या काम है? हम वैसा काम कभी करते ही नहीं। बिकॉज मेरे को लगता है फोर्स कॉलिंग, फोर्स कोर्स ऑफरिंग इज नॉट गोइंग टू सस्टेन। आप कहीं से डेटा जुगाड़ कर लिए, 4 लोग को बैठा दिए, वो कॉल किए जा रहे हैं। आपके पास भी बहुत कॉल आता होगा कि भाई क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, ये ले लीजिए, है यार माथा खराब नहीं करना है। जिसको जरूरत है वो अपने आप खोजबीन करके आएगा, हाँ उसके बाद हम उसको इंफॉर्मेशन देंगे, हेल्प करेंगे। बट नॉर्मली आपको कहीं से डेटा मिलने से कोई काम नहीं है जब तक आप डेटा को इंफॉर्मेशन बनाएंगे नहीं। तो काम है हम लोग का, डेटा चाहिए लेकिन उसको इंफॉर्मेशन बनाना होगा। Information is data that has been processed in such a way that it has meaning to the person that receives it. Who many then use it to improve the quality of their decision making. Information is vital to an organization and is required both internally, externally. Internally मतलब कंपनी का मैनेजमेंट स्टाफ, एक्सटर्नल मतलब कस्टमर, शेयर होल्डर, सप्लायर, ये लोग को क्यों चाहिए इंफॉर्मेशन? ये लोग को क्यों चाहिए? मेरा सप्लायर मेरे को सामान सप्लाई करेगा तभी ना जब मैं उसको पैसा पे कर पाऊंगा। मेरा कस्टमर मेरे से सामान खरीदेगा तभी ना जब मैं उनको क्लासेस दे पाऊंगा। आपको कैसे पता चलेगा क्लासेस में दे पाऊंगा कि नहीं? आपको अगर इंफॉर्मेशन मिलेगी, सर आप एकेडमी में कितने स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं, वो लोग क्या कर, कहीं ना कहीं से, तभी तो आप भरोसा करेंगे ना कि हाँ सर पढ़ा देंगे, सिलेबस कंप्लीट करा देंगे, सर अच्छे से पढ़ाएंगे, सर पास करवा देंगे। तो उनको भी, आपका शेयर होल्डर है, मान लीजिए मैं रिलायंस का शेयर होल्डर हूं, मेरे को इंफॉर्मेशन चाहिए कि रिलायंस में क्या फायदा हो रहा है, क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या बिजनेस कर रहा है। एक्सटर्नल लोगों को भी इंफॉर्मेशन चाहिए, इंटरनल को भी, अपना अपना सबका इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट। इंफॉर्मेशन इज वाइटल टू एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इज रिक्वायर्ड बोथ इंटरनली एक्सटर्नली। मैनेजमेंट रिक्वायर्स इंफॉर्मेशन टू प्रोवाइड रिकॉर्ड्स बोथ करंट एंड हिस्टोरिकल। अगर आप कोई कंपनी में मैनेजरियल लेवल पे काम करते हैं तो आपको इंफॉर्मेशन करंट का भी चाहिए, पास्ट का भी चाहिए, कंपैरिजन पर्पस के लिए। एनालाइज व्हाट इज हैपनिंग इन द बिजनेस। मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन चाहिए, बिजनेस कैसा चल रहा है, प्रॉफिट क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। प्रोवाइड द बेसिस फॉर डिसीजन मेकिंग, मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस, इन सब पर्पस। दीज आर जस्ट पॉइंट्स रिटन, नॉट एग्जॉस्टिव लिस्ट। इंफॉर्मेशन किस लिए चाहिए? द इंफॉर्मेशन विल बी यूज्ड बाय वेरियस थर्ड पार्टीज। थर्ड पार्टीज जो लोग बाहर के हैं, शेयर होल्डर, जिन लोग कंपनी में पैसा लगाए, उनका कंपनी कैसा परफॉर्म कर रहा है, कैश सप्लायर्स एंड कस्टमर्स हु वांट टू नो हाउ द बिजनेस इज रनिंग सो दैट दे विल सप्लाई द गुड्स एंड दे विल बाय द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द कंपनी। एम्प्लॉय, आपके यहां जो लोग काम कर रहे हैं इंटरनल, लेकिन उनको इंफॉर्मेशन चाहिए कि उनको जॉब सिक्योरिटी, पैसा, सैलरी फैलरी मिलेगा कि नहीं, बोनस, इंटेंटिव वगैरह, गवर्नमेंट टैक्स वगैरह मिलेगा कि नहीं। जस्ट एन एग्जाम्पल।
क्वालिटीज ऑफ गुड इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन अच्छा होना चाहिए, गुड होना चाहिए, उसका क्वालिटीज क्या है? गुड इंफॉर्मेशन हेल्प्स इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, इज यूजफुल टू द रिसिपिएंट एंड कैन बी रिलाइड अपॉन. टू बी गुड इंफॉर्मेशन शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. इंफॉर्मेशन गुड होने के लिए उसके अंदर ये सब विशेषताएं. एक्यूरेट, ए फॉर एक्यूरेट. एक्यूरेट का मतलब होता है सही, विदाउट एनी फॉल्ट, विदाउट एनी प्रॉब्लम. कंप्लीट, अधूरा इंफॉर्मेशन का कोई यूज नहीं है. मान लीजिए मेरे को फोन किया, डेटा है, डेटा में कुछ नाम है, ईमेल आईडी है, नंबर नहीं है, कुछ में नंबर है, ईमेल आईडी नहीं है, काम का नहीं, कंप्लीट नहीं. कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है तो कोई यूज नहीं है. कॉस्ट, आप डेटा के लिए जो पैसा देंगे उससे ज्यादा तो फायदा होना चाहिए ना. इंफॉर्मेशन सब चीज का बन सकता है, बट इंफॉर्मेशन को बनाने का पैसा लगता है. So the cost should be less than the benefit which you are going to get. It should be profitable, understandable. इंफॉर्मेशन है इस तरह से होना चाहिए कि आपको समझ में आए. अगर वो इस तरह से प्रेजेंट किया, समझने में नहीं आए, कोई काम नहीं है उसका. रेलेवेंट, आपको जो डिसीजन लेना उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होना चाहिए. एडॉप्टेबल, एडॉप्टेबल मतलब वो इंफॉर्मेशन को हम अपने बिजनेस में एडॉप्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं. टाइमली, इंफॉर्मेशन समय पे मिला तो काम है, बाद में मिला कोई काम नहीं है. इजी टू यूज, हम लोग उसको प्रॉपरली इजीली यूज कर पाए. हमारे पास वो स्किल्स होना चाहिए जिससे हम इसको यूज कर पाए. एंड इंफॉर्मेशन शुड हैव दीज कैरेक्टरिस्टिक्स सो दैट द इंफॉर्मेशन इज यूजफुल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. अब यहां से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सिस्टम एक्सप्लेन किया. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिस्क्राइब्स इक्विपमेंट, मतलब हार्डवेयर, लैपटॉप, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर with captures, storage, transmission or presentation of data. Put simply, IT is an hardware infrastructure. IT का मतलब होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब होता है हार्डवेयर. वो इंक्लूड करता है डेस्कटॉप, लैपटॉप, सर्वर, प्रिंटर्स, हार्ड ड्राइव्स. आपको जो भी बोलना है, जो भी हार्ड डिस्क, जो भी हार्डवेयर होता है वो सब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. और इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर. Information system refers to the management and provision of information to support the running of the organization. There are 5 types of information system that are available in the world. आपको ऐसा बोलता है कि आपने पिछले चैप्टर में एंथनी का अलग अलग स्ट्रैटेजिक लेवल, टैक्टिकल लेवल, ऑपरेशनल लेवल, इंफॉर्मेशन और डिसीजन मेकिंग समझा. तो जो हम लोगों के पास सॉफ्टवेयर होगा वो ये तीनों लेवल पे ही हेल्प करेगा. Each level creates different types of strategy within the organization and therefore needs different types of information. एक ग्राफ बनाया गया कि जो स्ट्रैटेजिक लेवल है उनको सारा इंफॉर्मेशन जो जरूरत है वो लॉन्ग टर्म के लिए, उनको इंफॉर्मेशन समराइज्ड वे में चाहिए, उनको इंफॉर्मेशन एक्सटर्नल ज्यादा चाहिए, उनका इंफॉर्मेशन अनसर्टेन ज्यादा है, उनका इंफॉर्मेशन बहुत रेगुलरली नहीं मिलता है, इनफ्रीक्वेंट. जबकि ऑपरेशनल वाला सब उल्टा, इमीडिएट इंफॉर्मेशन चाहिए, डिटेल में चाहिए, इंटरनल होता है, सर्टेन होता है और फ्रीक्वेंट होता है. मिडिल वाला दोनों से लेता है, बीच में खड़ा रहता है. ऐसे डिफाइन, एक्सप्लेन किया गया. स्ट्रैटेजिक लेवल, एंथनी को सोचिए पिछले चैप्टर का, उसके साथ कोरिलेट करिए. द स्ट्रैटेजिक लेवल ऑफ मैनेजमेंट रिक्वायर्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनल, कैन यू ऑल हियर? भी मेरे ख्याल से इंटरनेट गड़बड़ी हुआ था. अब ठीक हो गया, मैं देख लिया, सॉरी. एक्चुअली इंटरनेट गड़बड़ होने से कुछ देर के लिए, सेकंड्स के लिए बंद हो गया था. मेरे ख्याल से इंटरनेट डिसरप्शन हुआ, 0 हो गया, तो वो क्लास बंद हो गई थी. अभी रनिंग है, सब कुछ को सुन रहे हैं? एवरीबडी कैन हियर मी? यस. For few seconds, 5-10 seconds, इंटरनेट was 0. For that reason, जूम लिंक बंद हो गया था. तो जूम लिंक क्यों है? केवल बस इंटरनेट से आपको कनेक्ट करने के लिए, और जूम का कोई काम नहीं है यहां पर. ठीक है. द स्ट्रैटेजिक लेवल ऑफ मैनेजमेंट रिक्वायर्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेस इन ऑर्डर टू प्लान द लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज. ये हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े हैं कि इनको इंफॉर्मेशन चाहिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए. Internal information, both quantitative, qualitative, are usually required.
क्वांटिटेटिव मतलब सेल, प्रोडक्शन वगैरह, क्वालिटेटिव मतलब कस्टमर सेटिस्फेक्शन, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, व्हाटएवर, एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन, कॉम्पिटिटर इंफॉर्मेशन, ये सब चीजें स्ट्रैटेजिक लेवल वाले को चाहिए। उनको ये सब इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगा? विद द सपोर्ट सिस्टम, जो अलग अलग टाइप का सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है उससे मिलेगा। द टेक्निकल लेवल ऑफ मैनेजमेंट रिक्वायर्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट टुगेदर विद द रूटीन एंड रेगुलर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ऑपरेशनल लेवल। The information could be in the summarized form so that they can dictate, they can say that the operational level should be doing like this. Operational level information requires information, instructions from the managerial level. The operational level is concerned with day to day, and most of the information is obtained from internal sources. The information are very detailed. अलग से एक डायग्राम बनाया गया कि जो ऑपरेशनल लेवल वाले लोग हैं वो लोग इंफॉर्मेशन से ट्रांजैक्शन प्रोसेस करते हैं, जो मैनेजरियल लेवल वाले लोग हैं, टैक्टिकल वाले लोग हैं, वो लोग सीनियर लेवल से इंफॉर्मेशन लेकर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में यूज करते हैं, और जो स्ट्रेटेजिक वाले लोग हैं वो लॉन्ग टर्म एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम में यूज करते हैं। तो एक एक 5 सिस्टम है: ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, डिसीजन सपोर्ट, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक्सपर्ट सिस्टम। क्वेश्चन इनके ऊपर बहुत आता है। आप जब लास्ट लेवल भी करेंगे ना सीमा का, एसीसीए का, तो भी इनके ऊपर क्वेश्चंस है, तो भी ये सिलेबस में रहेगा। ये नहीं कि ये पहला बार, ये पढ़ते जाएंगे हम लोग बार बार। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम रिकॉर्ड्स ऑल द डेली इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू परचेज, सेल, कैश, व्हाटएवर, एंड समराइजेस देम सो दैट दे कैन बी रिपोर्टेड ऑन रूटीन बेसिस। समराइज इंफॉर्मेशन किसके पास जाएगा? मैनेजर के पास। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कन्वर्ट्स डेटा फ्रॉम टीपीएस into information for tactical managers. This information will be designed to help monitor performance and maintain coordination and provide background information. Decision support system भी मैनेजरियल लेवल के लोग यूज करेंगे, लेकिन जैसे मैंने बोला मेरे ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन सपोर्ट सिस्टम CRM कहीं से मैंने लिया, जिससे कस्टमर का कोई अलग अलग कंपनी का अलग अलग होगा। A decision support system is a computer system that helps the decision makers deal with semi or unstructured decisions where there is high degree of uncertainty or unknown factors. A decision support system is tailor made. हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना होता है। एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर सीनियर लेवल, strategic managers with flexible access to information from the entire business as well as outside. The EIS enables senior management to easily model entire business functions into data, summarize reports. This information can be easily disrupted. Expert system मतलब कोई अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, कोई लॉ सिस्टम इंफॉर्मेशन, कोई टैक्स एक्सपर्ट, किसी भी आदमी को नॉलेज चाहिए सिस्टम में जाओ, उसको नॉलेज मिल जाएगा। एक्सपर्ट सिस्टम होल्ड स्पेशलिस्ट नॉलेज एंड ऑल अलाउ नॉन एक्सपर्ट टू इंटेरोगेट एंड यूज द सिस्टम। ये सारा सिस्टम कौन सी कंपनी में होता है नहीं होता है अलग बात है। हमारे यहां तो टैली है और कुछ नहीं है भाई, हमारे यहां अलग अलग कोई सिस्टम नहीं है। सिस्टम इन हेल्थ केयर, जस्ट एन एग्जाम्पल, एक हेल्थ केयर हॉस्पिटल वगैरह है, and ever developing healthcare sector develop भी हो रहा है। It is now possible that an artificial intelligence scanner can more accurately diagnose a disease than even a radiologist. आप मान लीजिए आपने सुना होगा रेडियोलॉजिस्ट मतलब आपको कोई मशीन में डाला गया, मशीन में डालने से आपका हार्ट बीट, ब्लड वगैरह कुछ भी आपका टेस्टिंग हुआ, जिसको हम लोग MRI वगैरह ये सब बोलते हैं। ये पहले होता था। अभी तो आजकल आपके बॉडी में एक चिप डाल दिया जाता है, चिप से सारा इंफॉर्मेशन आपका बॉडी का अपने आप कंटिन्यूअसली आते रहता है। यानी कि आपके बॉडी में खून की कमी है, पानी की कमी है, दिस है, दैट है, आपका यहां प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, इसके लिए ये मेडिसिन जाना चाहिए, ये डोज जाना चाहिए, इतना जाना चाहिए, ये अपने आप हो रहा है। मतलब कंप्यूटर कहां पहुंच गया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये सारी चीजें अपने आप हो रही है। रेडियोलॉजिस्ट वगैरह का जरूरत धीरे धीरे कम होते जा रहा है। द सिस्टम यानी कि डॉक्टर को फिजिकली प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है, ये सब चीज अपने आप हो सकती है। द सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे लिखा हो, मैंने बोला आदमी का काम मशीन करेगी, और हाई लेवल काम, नॉट दैट कॉमन मशीन लर्निंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज हाई लेवल जॉब। द सिस्टम विल ऑल्सो रिकमेंड दैट द बेस्ट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग डोसेज। आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बताएगा ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, बेस्ट डोज क्या है। What type of system is this best known? It is an expert system. कोई बोलेगा ये एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन क्यों नहीं है? ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम कंपनी, जो मान लीजिए हेल्थ सेंटर है, हेल्थ सेंटर का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उन लोग यूज करेंगे, ये तो डॉक्टर लोग यूज करेंगे।
एक्सपर्ट सिस्टम डिसीजन सपोर्ट क्यों नहीं है? अगर यहां पर लिखा होगा इफ इट हैड मेयरली परफॉर्म द एनालिसिस, ये कोई बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है कि ये ट्रीटमेंट है, ये डोसेज देना है, तब डिसीजन सपोर्ट है। लेकिन ये तो स्पेसिफिक डिटेल निकाल कर दे रहा है, सो दिस इज एन एक्सपर्ट सिस्टम। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग क्यों नहीं है? ट्रांजैक्शन तो पेशेंट आया, उसका डिटेल डाले, उससे पैसा लिए, वो तो ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग। एक्सपर्ट सिस्टम मैंने अभी यहां ऊपर क्या बोला कि मान लीजिए लॉ का डिटेल, टैक्स का डिटेल, वो हम लोग के जैसे आदमी के काम आएगा। लेकिन अगर जहां पर हम लोग बोल रहे हैं कि एक्सपर्ट सिस्टम में डिजीज क्या है, प्रॉब्लम क्या है, कौन सा दवाई देना है, वो भी सिस्टम बता रहा है, यानी कि डॉक्टर का काम सिस्टम करने लग गया, तो इन दैट केस उसको भी हम लोग एक्सपर्ट सिस्टम ही बोलेंगे। वो एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन है नहीं, वो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग है नहीं। पहली बात हुई, खाली कंफ्यूजन डिसीजन सपोर्ट में ही आ सकता है। तो डिसीजन सपोर्ट तब होता इफ इट हैड मेयरली परफॉर्म्ड द एनालिसिस, देन इट परहैप्स वुड बी द बेस्ट डिस्क्राइब्ड डिसीजन। खाली एनालिसिस करता, डोज फोज ये सब नहीं बताता, तब दैट केस वी वुड बी सेइंग इट इज अ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। अभी क्वेश्चंस कर रहे हैं, हो सकता है इजी लगे, लेकिन जब आप 3-4 चैप्टर करेंगे कंफ्यूजन चालू हो जाता है, ध्यान नहीं रहता है। तो ध्यान से 2 बार 4 बार पढ़ेंगे, समझेंगे, जिससे कि आप उसको अप्लाई कर पाएं। चैप्टर जब पढ़ लिए थोड़ा अपना नोट्स बनाएंगे 1-2 पेज का, जो लैंग्वेज में आपकी इच्छा हो, कि मैंने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, क्या क्या एरिया था, कहां मेरे को तकलीफ हुई उसको लिख दिया, कौन सा क्वेश्चन ट्रिकी था उसका क्वेश्चन आंसर लिख दिया, जिससे कि बाद में रिवीजन करने में ज्यादा समय ना लगे। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में फॉर योर, बिकॉज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, अब सॉफ्टवेयर यू नीड टू एबल टू डिस्कस 3 स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में एक होता है स्प्रेडशीट, एक्सेल। एक्सेल मतलब मैं नहीं खोल रहा हूं, नहीं तो वीडियो वो लोग अपलोड करने नहीं देंगे। एक्सेल के अंदर प्रोग्राम, कॉलम्स, रोज, एक कॉलम का दूसरे से कनेक्शन, फॉर्मूला बनाना, निकालना। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, कोई भी, मेरा तो छोड़ दीजिए, कोई भी बगैर एक्सेल कुछ नहीं होएगा। छोटा से छोटा ऑर्गेनाइजेशन में एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपको वर्ड के साथ फ्री में मिलता है। जो एप्पल वाले लोग हैं उनके लिए वो अलग होता है, लेकिन होता तो एक्सेल ही है ना, उनका कमांड अलग होता है। हम लोग का कॉपी पेस्ट, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी उनका कुछ अलग होता है, जो लोग एप्पल वगैरह यूज करते हैं, मैं उसमें नहीं जा रहा। बट बगैर एक्सेल इज ए कॉमन सॉफ्टवेयर which is available in every machine, which will help to structure to get the data. But एक्सेल के अंदर क्या, एक एक्सेल से दूसरा जगह जाने में कॉपी करो, पेस्ट करो, कहीं एक जगह गलती हो गया, सारा गलती हो गया, ऐसा प्रॉब्लम एक्सेल में है। लेकिन ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन के लिए जरूरत पड़ता है। एडवांटेज इज रिलेटिवली इजी टू यूज, रिक्वायर लिटिल ट्रेनिंग टू गेट, मोस्ट डेटा मैनेजर्स फेमिलियराइज विद दिस। बट डिसएडवांटेज, data must be recopied when you need to use the Excel in another Excel. They are unable to efficiently identify data errors. एक जगह गलती है पता नहीं चलता है, वो सारा जगह गलती इनकॉर्पोरेट हो जाता है। Lack of detailed storing and qualifying abilities. मान लीजिए कोई भी एक्सेल में ड्रॉप डाउन से हम लोग उसको शॉर्टेज कर सकते हैं ना, मेरे को तो बहुत ज्यादा नहीं आता है, लेकिन आप शॉर्टेज वगैरह एबिलिटी डेवलप कर सकते हैं नॉलेज से। विदाउट नॉलेज नहीं होएगा। There can be saving violation among users wishing to view or change data. अगर एक्सेल आपके पास है, किसी और के पास है, कोई भी चेंज कर, हमारा जो एक्सेल गूगल ड्राइव पे है वो मेरा स्टाफ कोई भी चेंज कर सकता है। मान लीजिए स्टाफ छोड़ के जा रहा है, चेंज कर दिया, अपने आप गूगल का फीचर है कि आपने अगर एक्स्ट्रा पैसा दिया है, हर दिन के एंड में आपका इंफॉर्मेशन सेव हो जा रहा है। तो आज अगर कोई स्टाफ उड़ा भी दिया, मेरे पास इंफॉर्मेशन कल तक का मिल जाएगा, मेरे को अलग से कुछ नहीं करना है, बिकॉज क्लाउड में सेव्ड है ना। तो प्रॉब्लम तो है उड़ाने का, लेकिन क्लाउड से वो ठीक हो गया। दे आर ऑफन रेस्ट्रिक्टेड टू अ फाइनाइट नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। एक्सेल के अंदर कॉलम और रो कितना होता है पता है? हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन एन एक्सेल सीट? मेरे को भी नहीं याद है, कुछ 2500-600 कॉलम होता है शायद। लेकिन किसी को उससे भी ज्यादा कॉलम चाहिए तो क्या होएगा, उससे भी ज्यादा रो चाहिए तो क्या होएगा। नॉर्मली बच्चा लोग को पढ़ाया जाता है कितना कॉलम कितना रो होता है, मेरे को नहीं ध्यान है। सो यू कैन सी दैट लिमिटेड डेटा आप एक्सेल में डाल सकते हैं। ये एक टाइप का ओपन सॉफ्टवेयर है जो होता है। एक है डेटाबेस सॉफ्टवेयर। डेटाबेस मतलब आपका डेटा कहां स्टोर होगा, कहां रहेगा, वर्ड फाइल में होगा, एक्सेल में होगा, इसमें होगा, उसमें होएगा, पावर पॉइंट में होएगा। डेटाबेस सॉफ्टवेयर, बड़ी बड़ी कंपनियों का अपना डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। हमारे यहां तो नॉर्मल जो
कंप्यूटर स्क्रीन का डेस्कटॉप है वही हमारा डेटाबेस है भाई, बट डेटाबेस बड़ी बड़ी कंपनियों में अलग से होता है और उसको वो लोग यूज करते हैं। टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ रॉ डेटा इट इज बेस्ट टू यूज डेटाबेस। दिस इज स्पेसिफिकली ट्रू इन सर्कमस्टांसेस वेयर 2 or more यूजर्स शेयर द इंफॉर्मेशन। इसका एडवांटेज है मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट गेन्ड बाय यूजिंग अ डेटाबेस इज केस ऑफ रिपोर्टिंग एंड शेयरिंग। डेटाबेस रिक्वायर लिटिल और नो डुप्लीकेशन, एक्सेल के जैसे डुप्लीकेशन नहीं चाहिए। चेंजेस मेड टू द डेटा नॉट करप्ट अदर प्रोग्रामिंग। डेटाबेस ऑफर बेटर सिक्योरिटी। प्रॉब्लम क्या है? रिक्वायर द यूजर टू लर्न अ न्यू सिस्टम, बिकॉज वर्ड एक्सेल तो हम लोग को आता है लेकिन बहुत सारे ऐसे डेटाबेस है जो सीखना पड़ता है। रिक्वायर अ ग्रेटर इन्वेस्टमेंट। डेटाबेस बड़ी बड़ी कंपनियों में पैसा लगता है। द इनिशियल टाइम एंड कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग डेटा इज वेरी हाई। शुरू का पैसा ज्यादा है। या तीसरा सॉफ्टवेयर है अकाउंटिंग पैकेज, जैसे हमारे यहां टैली है, अकाउंटिंग पैकेज, ERP वगैरह, कहीं भी जैसा भी जो हो। Many businesses choose to utilize a specialized software package that record and process the individual transactions within the business rather than relying on manual records. These accountancy packages are often defined by automatically produced year-end accounts. साल के एंड में ट्रायल बैलेंस, PL बैलेंस शीट सब अपने आप बन जाता है। टैली में भी बनता है। Rapid recording of transaction, lower likelihood of mistakes, rapid reproduction of reports. Disadvantage, require training. टैली में एंट्री करने के लिए आपको टैली का थोड़ा सा ट्रेनिंग लेना होगा। पैकेज कैन बी एक्सटेंसिव एंड मे बी अननेसेसरी फॉर स्मॉल बिजनेसेस। अब टैली तो एसेंशियल हो गया, लेकिन अगर आपको अपना डिजाइन सॉफ्टवेयर बनाना है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, तो उसका तो पैसा जरूर का लगेगा। द डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटराइजेशन। ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये सब आने से क्या एडवांटेज है? एडवांटेज है ये काम करने में एक आदमी 50 लोगों का काम कर सकता है, डेटा सेव हो सकते हैं, फास्ट काम हो सकता है, इनोवेशन आ सकता है, अपने स्टेक होल्डर को सेटिस्फाई कर सकते हैं, सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं, खर्चा कमा सकते हैं। यही सब नॉर्मली लिखा हुआ है। कंप्यूटराइजेशन का वर्ल्ड को फायदा क्या हो रहा है? मोस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमी from the music industry to manufacture, banking, education, retail, defense are now totally dependent on modern information processing system. The value of computer system is handling processing business data. Computers have revolutionized. कितना भी वॉल्यूम ऑफ डेटा आप रख सकते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा सकते हैं, प्रेजेंटेशन बेटर कर सकते हैं, चार्ट में, ग्राफ में, कॉस्ट गिरा सकते हैं, स्पीड ला सकते हैं, एक्यूरेसी बिल्टअप कर सकते हैं। और ये कंप्यूटर कैसे किया? ये सब टेक्नोलॉजी लास्ट 5-7 सालों में डेवलप होने से। क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सब चीज को अब डाला गया। सो व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? सारा डेटा क्लाउड पे रहेगा, फिजिकल हार्ड डिस्क सर्वर नहीं चाहिए। क्लाउड कंप्यूटिंग इज कंप्यूटिंग बेस्ड ऑन इंटरनेट। इट अवॉइड्स द नीड फॉर सॉफ्टवेयर, सर्वर, एप्लीकेशन इन द फिजिकल कंट्रोल। इंस्टेड इट स्टोर्स द डेटा इनटू क्लाउड who store these things on the internet. हमने क्लाउड लेकर रखा है किसका? AWS, अमेजन का क्लाउड सर्विस लेकर रखा है। कुछ हमने दूसरा भी क्लाउड लेकर रखा है, लेकिन अमेजन का भी लेकर रखा है क्लासेस के लिए। क्लाउड कंप्यूटिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। क्लाउड कंप्यूटिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आपका अकाउंट्स यहां बन रहा है। हमारा टैली का डेटा कहां है? टैली के क्लाउड में है। मान लीजिए मैं दिल्ली, लंदन, कहीं भी हूं, वहां से मैं टैली अपना खोलकर आईडी पासवर्ड डालकर अपना पूरा ट्रांजेक्शन देख सकता हूं। सेल कितना हुआ, परचेज कितना हुआ, ट्रायल बैलेंस सब देख सकता हूं। क्लाउड कंप्यूटिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर दैट इज होस्टेड ऑन रिमोट सर्वर। क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वर्क्स इन एसेंशियली द सेम वे एज द अदर क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर ड्यू टू द इंफॉर्मेशन बीइंग स्टोर्ड इन सच अ वे इट इज ऑलवेज एक्सेसिबल। यूजर कैन लॉग इन फ्रॉम एनी प्लेस, फ्रॉम एनी सिस्टम। उसको वहीं रहने का जरूरत नहीं है। अगर फिजिकल सर्वर होता तो यहीं रहना पड़ेगा, तभी खुलेगा। Benefits of cloud computing. Cloud computing benefit storing and sharing data. Cloud services can often store more data and can share with anybody in the world. On demand self-service, जब जरूरत है डेटा लो। Flexibility. Employees no longer need to plug into उसी इंटरनेट में उसी जगह जहां है। फ्लेक्सिबिलिटी है। Collaboration. आपका सप्लायर के साथ, कस्टमर के साथ, आपके साथ, मेरी क्लास, सबके साथ शेयर हो रहा है। किसी को कोई, मैंने पेन ड्राइव में क्लासेस यूके भेजी है 2011-12 में। यूके में स्टूडेंट ज्वाइन किया, वीडियो उस समय भी डालते थे यूट्यूब में, देखा, सुंदर लगा, बोला हमको क्लासेस चाहिए। मैंने बोला भाई जितना क्लास का पैसा है उससे ज्यादा तो भेजने का पैसा है। तो इन दैट केस बोला सर आई एम रेडी, प्लीज सेंड, आई लाइक द वे ऑफ वीडियो एंड ऑल दैट। सो इट इज दैट कोलैबोरेशन, मोर कॉम्पिटिटिव।
ये आपको कॉम्पिटिटिव बनाता है, खर्चा गिराता है, इनोवेशन लाता है, इजियर स्केलिंग। आप बिजनेस को स्केल कर सकते, छोटा मोटा बिजनेस बड़ा बन सकता है। रेड्यूस्ड मेंटेनेंस, अगर आपके यहां सर्वर है, कितना तरह का झमेला है, ये क्लाउड वाला आपसे पैसा ले रहा है, मेंटेन कर रहा है। और क्लाउड में आप जितना स्पेस लेंगे पैसा उतना लगेगा। जैसे घर लेते हैं, आप जितना स्क्वायर फीट का घर लेंगे पैसा वैसे ही लगेगा। वैसे ही मैंने क्लाउड में 5 TB का जगह लेकर रखा है क्लासेस के लिए, 5 TB का ही पैसा लगता है, मेरे को उतना चाहिए। बैकअप्स, इट कैन बी यूज टू बैकअप, आपको अलग से कोई अपने आप बैकअप हो रहा है यार। डिजास्टर रिकवरी, जब बैकअप हो रहा है तो कोई गड़बड़ हो गया तो डेटा मिल जाएगा। बेटर सिक्योरिटी, अब पासवर्ड वगैरह किसी के पास चला गया लेकिन सिक्योरिटी बेहतर है। द बोर्ड ऑफ LRN कंपनी हैज रिसेंटली reluctantly agreed to introduce cloud computing in the law firm। कंसल्टेंसी लॉ फर्म है, अपना सारा का सारा क्लाइंट का डेटा वगैरह हम लोग क्लाउड में रख रहे हैं, पर अभी नहीं रखते थे, अब रखेंगे। बट दे आर कंसर्न्ड अबाउट द पोटेंशियल प्रॉब्लम दैट इट कुड रेज। उससे प्रॉब्लम क्या आएगी? विच टू ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड बाय द बोर्ड आर जेन्युइनली ड्रॉबैक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग का प्रॉब्लम क्या है? ग्रेटर प्रॉब्लम अपग्रेडिंग एंड अपडेटिंग द सिस्टम। क्लाउड में कोई अपग्रेडिंग करना ही नहीं, वो लोग अपने आप कर देंगे। मान लीजिए मेरा 5 TB से डेटा बढ़ गया, वो लोग इंफॉर्मेशन देकर अपने आप स्पेस बढ़ा देंगे। तो ये चीज तो प्रॉब्लम, तो बेनिफिट है। ग्रेटर नीड फॉर कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट स्किल्स, आप इससे सर्वर लिए, उससे लिए, क्या लिए, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना, रीड करना बहुत झमेला है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करने में बहुत ध्यान देना है। रिस्क ऑफ जॉब लॉसेस इन IT, आपके पास फिजिकल सर्वर था, लोग उसको मेंटेन करते थे, अब क्लाउड में उनका गया जॉब गया, so risk of job losses is there। day-to-day cost is less flexible, day-to-day cost is less flexible as it is based on maximum capacity not actual needed। अब क्लाउड में मेरे को तो 50 TB जगह मिल सकता है, हम क्यों लेंगे? हम क्या पागल है क्या? whatever space, whatever resources I will use that I need to pay, ये ड्रॉबैक नहीं है। the board is correct that a move to cloud computing may job losses and the IT support moves from being provided in-house to external। This reliance on the relationship outside will require greater level of contract। However, upgrade become more simpler and instead of paying for maximum capacity, you just need to pay for the usage। आपको यूसेज के बेसिस पे पैसा देना है। कंप्यूटर डेवलपमेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एन एरिया ऑफ कंप्यूटर साइंस that emphasizes the creation of intelligence machines that work and react like human beings। मतलब मशीन वैसे करेगा जैसे आदमी काम करता है। Some of the activities that computer with artificial intelligence are designed for voice recognition, planning, learning and problem solving। मशीन लर्निंग लोअर लेवल काम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही पार्ट है, बट नॉर्मल काम है। Most recent advances in AIC have been achieved by applying machine learning to very large sets of data। आप मशीन लर्निंग कर दीजिए तो डेटा अपने आप काम होएगा। लॉग, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, कल दादा बात कर रहे थे, सल एल्गोरिथम वगैरह समझना है, मैं बोलूंगा गाड़ी का लॉग बुक ही एल्गोरिथम है। अभी वो गाड़ी में नहीं डालना है आपको, गाड़ी अपने आप इंफॉर्मेशन दे रहा है। लॉग, डिटेक्ट पैटर्न एंड लर्न हाउ टू मेक प्रेडिक्शंस एंड रिकमेंडेशंस बाय प्रोसेसिंग डेटा एंड एक्सपीरियंस रादर देन बाय एक्सप्लिसिटली प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन। द एल्गोरिथम देमसेल्व्स देन अडॉप्ट टू न्यू डेटा एंड एक्सपीरियंसेस। कल ही बहुत सारा गाड़ी लॉन्च हुआ है, सब बड़ा बड़ा कंपनी, जो एक्सपो गाड़ी का कार एक्सपो होता है, सारी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी आई है। गाड़ी मतलब मोबाइल है, ना पेट्रोल ना डीजल ना माइलेज ना कुछ, और 10 मिनट चार्ज करेंगे गाड़ी 600 किलोमीटर चलेगा। अब इंडिया में आएगा कि नहीं? जरूर आएगा यार, कौन नहीं आने देगा, सब आएगा। चार्जिंग स्टेशन अपने आप आ जाएगा, जहां चाह वहां रहा। दूसरे कंट्री हम लोग से थोड़े एडवांस है, वहां इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स ज्यादा चालू हो गए। हमारे यहां धीरे धीरे विद इन 2 years मैक्सिमम 2024 तक भरती इंडिया में इलेक्ट्रिक कार। तो दैट इज एल्गोरिथम। कोई बोलेगा एल्गोरिथम, अरे यार वहां से क्यों पढ़ रहे हैं जहां से इतना टेक्निकल लिखा हुआ है, और फिर बोल रहे सर हम बहुत अच्छा से पढ़ लिया। अरे यार पढ़ लिया तो फिर पूछ रहा क्या है? जब पढ़ ही लिया समझ लिया फिर भी सर हम नहीं लिख सकते, इसका मतलब आप में कुछ तो प्रॉब्लम है ना। आप 4 जगह रिसर्च कर लिए, पढ़ भी लिए, आंसर भी लिख दिए, फिर भी आप बोल रहे हैं डिजिटल क्या लिखें? तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या सॉल्यूशन है? सोचो आकृति, क्या उसका सॉल्यूशन दे दादा को? या तो आप लिखिए मत, खराब लिखिए, अपने मन से लिखिए। आप चौथा मार रहे हैं, जहां जहां देख रहे हैं वेबसाइट खोल खोल कर, ओ अच्छा वो चमका दिया बोल्ड, वो लैंग्वेज वो लिख ही नहीं सकते, हमको मालूम है उनका इंग्लिश का लैंग्वेज, उनको सुनना ही नहीं है। कितना बार उनसे बहस करें? मेरे को मालूम है हम पत्थर में सिर फोड़ रहे हैं,
तो लगेगा तो माथा कोई ना, पत्थर को कुछ नहीं होएगा। बात ये मशीन लर्निंग एल्गोरिथम detect pattern and learn how to make predictions and recommendations by processing data and experiences rather than by explicitly programming instructions। ये लैंग्वेज कोई भी मैंने नहीं लिखा है, मैंने भी दादा जैसे यहां से उठा के वहां से लेकर लिखा है, लेकिन वो चीजों को लिखा है जो सबसे सिंपल वे में लिखा हुआ है, वैसे लिखा है। तो आपको जब रिसर्च करके मैंने दे दिया, अब आप क्यों रिसर्च कर रहे हैं यार? फिर तो क्लासेस नहीं लेनी चाहिए, पैसा क्यों देंगे? फिर जब खुद ही रिसर्च करना है करिए, कोई बात नहीं है। फेथ रखिए, ट्रस्ट रखिए कि आपको बढ़िया से नोट्स बनाकर दिया जा रहा है, आप उन्हीं को यूज करिए। The algorithm themselves then kept adapted to new data and experiences to improve the function. Artificial intelligence and accountancy। अभी जब क्लास होगी मैं ये भेजूंगा, दादा इसको खोलकर देखेगा, बोलेगा ये तो बहुत अच्छा लिखा हुआ, फिर इसमें से डाउट पूछने लग जाएगा। अरे यार क्यों लैंग्वेज ऐसे पढ़ रहे हैं यार, चीज को समझना यार। कैसे समझाएं उनको दादा को कि आप पढ़ने के बाद भी फेल क्यों हो रहे हैं, कैसे बोल बोल के थक गया हम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड अकाउंटेंसी systems are increasingly productive output that far exceed the accuracy. In short and medium term all brings many opportunities for accountant. In longer term, पहले हम लोग ऑडिट वगैरह करते थे ना, तो उसमें होता क्या था कि सैंपल चेकिंग करेंगे। अभी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से हम पूरा डेटा का चेकिंग कर पाते हैं, ऑडिटिंग का लेवल बढ़ गया है। लॉन्ग रन में सिस्टम ऑडिटर आर मोर श्योर अबाउट द ऑडिटिंग डन इन द ऑर्गेनाइजेशन। Using machine learning to code accounting entries, improving the accuracy of rule-based approach, enable greater authorization of process, improving fraud detection. Fraud detection auditor लोग जल्दी कर पाते हैं। Accuracy of rule-based approach, because US में rule-based accounting है, IFRS principle-based accounting है, रूल को फॉलो कर पाते हैं। मशीन लर्निंग बेस्ड मॉडल्स फोरकास्ट रेवेन्यूज, रेवेन्यू फोरकास्ट कर पाते हैं। इंप्रूविंग एक्सेस टू एनालिसिस ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन को भी हम लोग स्ट्रक्चर में बदल पाते हैं। बिग डेटा, बिग डेटा इज अ टर्म ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा विच इज सो लार्ज दैट कोई भी दुनिया में आदमी के लिए कोई जगह लिखना बनाना मैंने पॉसिबल नहीं है, मशीन से ही हो सकता है, मशीन से। बिग डेटा ऑफन ऑल्सो इंक्लूड्स मोर देन सिंपली फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सोशल नेटवर्क से डेटा, वेब सर्विस से डेटा, ऑडियो का डेटा, बैंकिंग डेटा, वेब सर्विस डेटा, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन, बैंकिंग इंफॉर्मेशन, फाइनेंस, ये लिस्ट खत्म नहीं होगा। और डेटा डेटा डेटा, ये सब डेटा का वॉल्यूम अनलिमिटेड, वेलोसिटी जितने तीव्रता से डेटा मिल रहा है अनलिमिटेड, वैरायटी इतना तरह का डेटा मिल रहा है वो अनलिमिटेड। कोई और भी जोड़ता है, वेरासिटी, एक्यूरेसी, ट्रूथफुलनेस। कहीं से भी डेटा मिला उसको डेटा में डाल दिया, अरे वो गलत है। कहीं से डेटा मिला कि सीमा के बेसिस पे एसीसीए में 9 पेपर, गलत है वो। आप डेटा को अपने सिस्टम में डालिए इंफॉर्मेशन के लिए, जब वो सही है, वो आपको ध्यान देना है वो सही है कि नहीं है, किसी की भी बात मत सुनिए। बेनिफिट ऑफ बिग डेटा, ड्राइविंग इनोवेशन, नया नया चीज आप बना पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, अपने कॉम्पिटिटर से आगे बढ़ पाएंगे, प्रोडक्टिविटी खर्चा गिरा पाएंगे। जो बिग डेटा उसका फायदा क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिसीजन लेने में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अकाउंटिंग तैयार करने में, रिपोर्टिंग, आपका रिपोर्ट बेटर प्रेजेंटेशन, सब कुछ बनाकर रिपोर्ट होगा, पीएल बैलेंस शीट बढ़िया बनेगा। ये बिग डेटा का फायदा है। टर्निंग आवर अटेंशन टू ऑडिट, द प्रोफेशनल रिक्वायर्स एनालिसिस, ऑडिटर का काम है चेक करना, वेरिफिकेशन करना, रिपोर्ट देना। रिसेंट टेक्नोलॉजी इन द बिग डेटा एनालिटिक्स आर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी टू अडॉप्ट रिवोल्यूशनाइज ऑडिट, एक्सटेंड बियॉन्ड सैंपल टेस्टिंग। अब सैंपल टेस्टिंग नहीं जरूरत है, पूरा टेस्टिंग करेंगे। इंटेलिजेंट एनालिटिक्स, एनालिसिस, रेशियो फेशियो निकालना, डेटा अपने आप कर देगा सॉफ्टवेयर। मोर बिजनेस इंसाइट्स, बिजनेस में कुर्की प्रॉब्लम कुछ होने वाला है, ऑडिटर को लिखना पड़ता है, वेदर गोइंग कंसर्न और नॉट। बिग डेटा एनालिटिक्स आर इनेबलिंग ऑडिटर टू बेटर आइडेंटिफाई फाइनेंशियल फ्रॉड एंड अदर रिस्क एंड दे कैन प्रोड्यूस द रिपोर्ट विच इज मोर करेक्ट। बिग डेटा आपको वहां पहुंचाया है। ऑडिटर लोग का ऑडिट करने के लिए सॉफ्टवेयर बन गया है, उससे हम अगर ऑडिट करेंगे बेटर ऑडिट कर पाएंगे। कहां कंप्यूटर ले जा रहा है दुनिया को? आईटी, ब्लॉकचेन, बैंक अकाउंट, बिटकॉइन, डिजिटल टेक्नोलॉजी, उससे कोरिलेट करिए। व्हाट इज ब्लॉकचेन? अ ब्लॉकचेन हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड पब्लिक डिजिटल लेजर दैट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन अक्रॉस मेनी कंप्यूटर्स सो दैट रिकॉर्ड कैन नॉट बी अल्टर्ड रेट्रोस्पेक्टिवली। मैंने अपने ट्रांजैक्शन में एंट्री किया, मार्च में हुआ, मार्च का बैंक में हुआ, सब अलग अलग है।
कोई किसी दूसरा का अकाउंट चेंज नहीं, लेकिन तीनों एक दूसरा से रिलेटेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है. It has been defined by the Bank of England as technology that allows people who do not know each other, but the transaction is authentic. The benefit of blockchain, the main benefit of blockchain is digital currency. It is the digital era. Cyber security is a key risk associated with use of IT system. This is because traditional system has been closed and so modification to data are compromised और कुछ गड़बड़ होता था, लेकिन ब्लॉकचेन से सब दूर हो गया है. A blockchain provides an effective control mechanism aimed at addressing such cyber risk. It is a record-keeping mechanism, open or public, but still the security has increased. मेरे कंपनी में अगर 5 डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट दूसरे से लेकिन चेंज नहीं कर सकते, ब्लॉक है वो. जो चेंज कर सकता उसका अलग राइट है, वो अलग है. टिपिकल स्टेप्स से ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन. पहले आपने एक ट्रांजैक्शन का रिक्वेस्ट आया, आपने उसको रिकॉर्ड किया, एक ब्लॉक बन गया, आपने उसको दूसरे के साथ शेयर किया, वो कड़ी में आ गया, फिर वो उसका मान लीजिए बिटकॉइन बनाया, कुछ बना, और उसका डिटेल सबके पास चला गया. मेरे पास गया, माज के पास गया, स्टेट बैंक के पास गया, सबके पास गया. इफ एनीवन शुड अटेम्प्ट टू इंटरफियर विद द ट्रांजैक्शन, इट विल बी रिजेक्टेड बाय दोज हु आर नॉट इन द नेटवर्क. जो नेटवर्क में है उनसे रिजेक्ट हो जाएगा, बिटकॉइन आगे नहीं बढ़ेगा. कंट्रोल एस्पेक्ट ऑफ ब्लॉकचेन. जब आरबीआई डिजिटल करेंसी ला देगी, मैंने वो करेंसी माज को दी, कोई बैंक नहीं है, माज ने वो कृष्णा को दी, कृष्णा ने आकृति को दी. जब आकृति के पास पहुंचेगा, मेरे पास भी इंफॉर्मेशन आएगा कि मेरा पैसा यहां चला गया है. हो सकता है आरबीआई ऐसा करेगा कि वो इंफॉर्मेशन आरबीआई प्रकाश सराफ को देने के बजाय अपने पास मंगाएगा वो इंफॉर्मेशन. और जब वो इंफॉर्मेशन आरबीआई के पास जाएगी, तभी वो करेंसी कृष्णा से आकृति के पास जाएगा. जो मेरे को बुद्धि लगता है कि मैंने कृष्णा को दिया, माने माज को दिया, आरबीआई के पास चला गया. कोई बैंक इन्वॉल्व नहीं, आरबीआई के पास बस इंफॉर्मेशन चला गया. फिर उसके बाद माज ने कृष्णा को दिया, फिर आरबीआई के पास चला गया, फिर कृष्णा ने आकृति को दिया, आरबीआई के पास चला गया. बिकॉज इतना इंफॉर्मेशन मैं क्या करूंगा, लेकिन हर इंफॉर्मेशन, हर ट्रांजैक्शन आरबीआई के पास जाएगा. यानी कि दुनिया में 2 नंबर ही बंद. अभी तो हम लोग कैश में पैसा देकर 2 नंबर ही काम कर लेते हैं, लेकिन ये डिजिटल करेंसी आने से तो 2 नंबर ही खत्म हो जाएगा. क्या क्या होएगा पता नहीं है, बट विद इन 6 मंथ्स के अंदर डिजिटल करेंसी इंडिया में आ रहा है. तो आपको दुकान में सामान खरीदने के लिए कैश में पैसा देने के बदले डिजिटल करेंसी उसके अकाउंट में देना है. वाह, चकाचक. द रेलेवेंट ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी टू अकाउंटेंट्स. मच ऑफ द अकाउंटिंग प्रोफेशन इज कंसर्न विद असर्टेनिंग, मेजरिंग राइट्स, ऑब्लिगेशंस और प्लानिंग. अकाउंटेंट का काम क्या है? ट्रांजैक्शन हुआ कि नहीं, इसका बिल कहां है, ये हम लोग का है कि नहीं, सही वैल्यू लिखा गया कि नहीं. अकाउंटेंट का ये काम है. ब्लॉकचेन से अकाउंटेंट ये काम बहुत फटाफट कर पाएगा. कॉस्ट कम होएगा, एब्सोल्यूट सर्टेनिटी होएगा, हेल्पिंग अकाउंटेंट होएगा, जिससे कि फ्रॉड वगैरह नहीं होंगे. आरबीआई इसीलिए तो कर रहा है, बोलता बहुत कैश में धंधा हो गया, बहुत ब्लैक एंड व्हाइट हो गया, सब बंद करते हैं. आरबीआई करेंसी लाएगा, सारे वर्ल्ड में आ जाएगा, बैंकिंग वगैरह उसमें नहीं चाहिएगा, लेकिन करेंसी का कंट्रोल आरबीआई के पास रहेगा. विच टू ऑफ द फॉलोइंग. सारा डिटेल इंफॉर्मेशन धीरे धीरे आने वाला है. सोशल मीडिया में रहिए, समझते रहिए, देखते रहिए. नॉट फॉर एजुकेशन पर्पस एग्जाम, बट फॉर जनरल नॉलेज पर्पस. बहुत जरूरी है जिंदगी में. कहीं बैठे हैं 4 लोग बात कर रहे हैं ब्लॉकचेन क्या है, दादा के जैसे ऐसे ही टेक्निकल ज्ञान करके कोई फायदा नहीं है. बात समझिए, समझाइए, बताने का कहीं 10 मिनट बोल सके ब्लॉकचेन के ऊपर, ऐसा बनिए, आपको समझ में आया ब्लॉकचेन क्या है. दैट इज रिक्वायर्ड. विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेज ऑफ ब्लॉकचेन? एनीथिंग ऑफ वैल्यू कैन बी ट्रांसफर्ड. यस, बिटकॉइन से होता था डिजिटल करेंसी. एवरीबॉडी, कोई को समझ में नहीं आता है. ऐसा चीज है जो समझने में कम आता है. इजी फॉर मैनेजमेंट टू ओवरराइड. इजी फॉर, कोई ओवरराइड नहीं कर सकता. ब्लॉकचेन आरबीआई किसी कड़ी में है, कोई उसको ओवरराइड नहीं कर सकता, कोई नहीं तोड़ सकता. नो नीड फॉर इंटरमीडियरी. इंटरमीडियरी का नीड ऐसे तो नहीं है, लेकिन हर एक जन तो एक दूसरा से रिलेटेड है ना. हम लोग ये बोल रहे हैं कि ये टिक क्यों है. मैं बोलूंगा जब डिजिटल करेंसी आ जाएगी तो मेरे को माज को पैसा देने के लिए कोई बैंक से, अभी मैं पैसा देता हूं तो मेरा आईसीआईसीआई बैंक में गया, फिर माज का अकाउंट नंबर डाला, फिर दिया, अभी तो इंटरमीडिएट. लेकिन फ्यूचर में डिजिटल करेंसी से, ब्लॉकचेन से इंटरमीडियरी गायब. आरबीआई इनडायरेक्टली इंटरमीडियरी रहेगा, लेकिन गायब हो जाएगा. Not everyone understand blockchain. There may be some resistance to it. Blockchain technology makes it more difficult to interfere with the transactions. Cyber security. ये लास्ट पार्ट है. गड़बड़, वायरस वगैरह ये सब आ गया, कहां से आया? क्योंकि आप ध्यान नहीं देते हो.
देखे नहीं, जो मेल आया खोल लिए, जो मैसेज आया खोल लिए, वहां क्लिक कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। आप स्टाफ को ट्रेन नहीं करते हो। आपका जनरली स्टाफ सोशल मीडिया पे आपके कंप्यूटर मशीन से नहीं जाना चाहिए। सोशल मीडिया पे ही तो सब वायरस वगैरह आता है। तो बहुत सारा कंपनी काम करते वक्त बोलता है कि आपको सोशल मीडिया में जाना अलाउड नहीं है, प्रोटेक्ट कर देता है, फायरवॉल लगा देता है, आपको लैपटॉप कंप्यूटर देता है जिसपे आपको काम करना है, सॉफ्टवेयर, बहुत सारा चीज है। Cyber security is the protection of internet connected system, including hardware, software and data from cyber attacks. A cyber attack is malicious and deliberate. जानबूझकर, इच्छा से, attempt by an individual organization to breach the information system of another individual or organization. Usually the attacker seeks some type of benefit from this. Key risk of data. If the data on an organization computer system is accessed without authorization, then they are damaged, lost or stolen. A number of different methods are. ध्यान रखिएगा, इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। मालवेयर, मालवेयर मतलब वॉर्म, वायरस, ट्रोजन्स। मतलब मान लीजिए मेरा यहां जैसे मन यहां पर है, यहां पर मैं ये जो महल है ये 3rd फ्लोर में है, मैं इनको क्लिक किया, मैं नहीं कर रहा हूं बिकॉज इंटरनेट बंद हो जाएगा। मैं क्लिक किया और मेरे को उसका आईडी पासवर्ड पता है, या पता लगा लिया, डाल दिया, मैं उसका आई5 में घुस गया हूं। अब मैं यहां से कोई ना कोई मालवेयर कुछ उल्टा पुल्टा भेज दिया, उसका सिस्टम करप्ट कर दिया, डेटा प्रोटेक्ट कर गड़बड़ कर दिया। ऐसा होता है मालवेयर। डिजाइन टू कॉज डैमेज टू सिंगल कंप्यूटर सर्विस सर्वर और कंप्यूटर नेटवर्क। worms, viruses, trojans are all varieties of the malware distinguished from one another by means by which they reproduce and speed. These attacks may render a computer or a network incorporated or grant the attacker access so that they can control the system. Phishing. Phishing मतलब आपके पास कोई मेल आया, कोई मैसेज आया, आपने क्लिक किया, वो आपके सिस्टम को गड़बड़ कर दिया। या मान लीजिए क्लिक किया और आपको बोला ये सब डेटा भरो, भर दिया आपने। अब देखो क्या मजा आएगा। A technique by which cyber criminals craft email to fool a target into taking some harmful action. Downloading malware that is distinguished as an important document or clicking on a link that takes them to a false website where they will ask some insider information and you are pagla, you are giving that information. अब तो आपका गड़बड़ होएगा। Denial of service attacks. A brute force method to try stop an online service from working properly. For example, attackers might send us much traffic. मान लीजिए मेरे वेबसाइट पे एक दिन में 200 लोग आते हैं, लेकिन एक दिन में 5000 लोग आने लग गए। अच्छा है, लेकिन कोई अटैकर है जो वेबसाइट में घुस घुस कर अटैक कर रहा है। ऐसा करते हैं लोग। जैसे डेनियल ऑफ सर्विस अटैक्स, आपका सिस्टम को बंद कर दिए, उस पर प्रेशर बढ़ा दिए, ज्यादा कर दिए, वो भी होता है। Man in the middle attacks. Man in the middle, a method by which attackers manage to interpose themselves secretly between user and a web service that they are trying to access. Once a user logs in, the attacker can harvest any information. आप सोचिए, मैं अगर कोई भी स्टूडेंट से मेरे पास मेल आएगा, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन, वो नया स्टूडेंट या मैं, तो गूगल अपने आप बोलता है कि मेल देने के पहले समझ लीजिए दिस इज नॉट इन योर डेटाबेस। ये उसी टाइप का है। कोई जन जानबूझ के मेरे गूगल के अकाउंट के थ्रू गड़बड़ करना चाह रहा है, घुस गया, मिडिल मैन है, गड़बड़ कर रहा है। दुनिया में ऐसे बहुत है जो लोग ऐसा करते हैं। हम लोग को चौकन्ना रहना है, बिकॉज जब हमारा इंफॉर्मेशन दुनिया के पास है, चौकन्ना कैसे रहेंगे? आपको नेचुरल डिजास्टर, माल फंक्शंस, वायरस, हैकर्स, ये सब के लिए सिस्टम बनाना है। लिख रहा है प्रोटेक्शन ऑफ आईटी सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर विद इन अ बिजनेस। नेचुरल डिजास्टर, फायर प्रोटेक्शन, मान लीजिए फायर या कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर या कुछ नेचुरल डिजास्टर हो सकता है, तो क्लाउड में डेटा है, लेकिन आप अपने सिस्टम को कैसे सिक्योर करेंगे? फायर प्रोड्यूसर्स, फायर अलार्म एक्सटिंग्विशर्स, फायर डोर, स्टाफ ट्रेनिंग एंड इंश्योरेंस, लोकेशन नॉट इन एब्सेंट, फिजिकल एनवायरमेंट, बैकअप प्रोसीज्योर्स, माल फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, नेटवर्क डिजाइन टू कोप विद द पीरियड्स ऑफ हाई वॉल्यूम बैकअप प्रोसीज्योर्स। मतलब माल फंक्शंस होता कब है? जब डेटा बहुत ज्यादा आने लगता है, जब आपके सर्वर पे अटैक, मान लीजिए हम लोग के अभी 1000 स्टूडेंट, 5000 हो जाए तो मेरे को सर्वर का बैंडविड्थ बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो सर्वर क्रैश कर जाएगा, डेटा उड़ जाएगा। वायरसेस, a small program that once introduced into the system is spread excessive can affect the whole computer system. Virus should be run and updated regularly to prevent corrupt. अब देखेंगे नॉर्मली आपके पास भी कंप्यूटर लैपटॉप है, यहां नीचे यहां बोलेगा
कि आपका कंप्यूटर को थोड़ा रीबूट करना पड़ेगा, मोबाइल को रीबूट करना पड़ेगा। आप उसको क्लिक करेंगे तो रीस्टार्ट होगा, सिस्टम होगा, वो हर समय करते रहना पड़ता है। कोई भी वायरस है उसको निकाल के फेंक देगा वो। फॉर्मली सिक्योरिटी पॉलिसी एंड रेगुलर, अगर आपका अपना मान लीजिए मेरा टैली का सॉफ्टवेयर है या कोई सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, तो मेरे को कंपनी बताएगी ये सब वायरस है, इसको हटाइए। हैकर्स, डेलिबरेट एक्सेस टू सिस्टम बाय अनऑथराइज्ड पर्सन, फायरवॉल। आप क्विक किल का फायरवॉल, मान लीजिए मेरा फायरवॉल थोड़ा खत्म हो गया, अभी ऊपर आते रहता है पॉपअप, वो बताते रहेगा क्विक किल खत्म हो गया, सब्सक्राइब करना, लेना है, मैंने टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो फायरवॉल शुड प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, पासवर्ड एंड दिस इलेक्ट्रॉनिक ओवर इवास ड्रॉपिंग, फॉर एग्जांपल यूजर एक्सेसिंग प्राइवेट इंफॉर्मेशन नॉट इंटेंडेड फॉर देम, डेटा इंक्रिप्शन। आपको क्लासेस मिली है, इंक्रिप्टेड है। आप अगर क्लासेस का लिंक किसी को दे देंगे, खुलेगा नहीं, उसी कंप्यूटर में खुलेगा जिसमें आप हैं। पहले से ही हम लोग का तो 10-12 साल से, जब पेन ड्राइव में देते थे तभी हर डेटा इंक्रिप्टेड। जो ब्लॉकचेन है उसमें सारा डेटा इंक्रिप्टेड रहता है, सारा। ह्यूमन एरर्स, अनइंटेंशनल एरर, गलती से भी हो सकता है। ट्रेनिंग दीजिए स्टाफ को कि गलती ना करें, उनको प्रोडक्ट समझाइए, सो दैट द प्रॉब्लम्स विल नॉट अराइज एंड दे कैन मैनेज द डेटा। दिस इज योर चैप्टर. I will not say that the technical things are not there, which according to me is there, but वो टेक्निकल चीज को अगर एग्जाम बीटी या E1 का देना है, मन से 2 बार 3 बार इसको पढ़ना है, मन से। और पढ़ने के टाइम पे ये नहीं सोचना है मेरे को इसको याद कर लेना है, मिस्टर बागची नहीं बनना है, याद करके कुछ नहीं होएगा, ना मेरे को याद है ना मैं कभी करूंगा। इसका बेसिक क्रक्स क्या है, सर ने क्या समझाया था। मान लीजिए आपको क्रक्स नहीं समझ में आ रहा है, क्लास में पूछेंगे, उसके बाद 2 बार 3 बार पढ़ने के बाद क्वेश्चन करने में आप क्वेश्चन पढ़े, आपसे ठीक से समझ में नहीं आ रहा, ए होगा बी होगा, आप इस नोट्स में गए पढ़े कि मान लीजिए वो कुछ वायरस के ऊपर है, ब्लॉकचेन के ऊपर है, आप उसको पढ़े, आप देखेंगे पढ़ने से समझ में आ गया आंसर क्या होएगा। उसके बाद भी नहीं समझ में आया, आप अपना बुद्धि लगाकर आंसर किए, फिर पीछे देखे, सारा एबीसीडी सोचे, पीछे देखे, आपको देखने से समझ में आ जाएगा कि मेरा क्या, यानी कि आपको उसके बारे में लिखना होगा कि ये क्वेश्चन में ऐसा था, मैं ऐसे सोच रहा था, ऐसे सोच रही थी, ऐसे करना है, ये ऐसे आंसर होएगा। उसके बावजूद भी अगर नहीं होएगा तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे भी मैं कराऊंगा ही, मान लीजिए चैप्टर के अंदर 25 क्वेश्चन है, तो 15-20 मैं कराऊंगा, 5 आप अपने आप कर लेंगे। आपको अगर और करना आप करिए, मेरे को मना नहीं है, मैंने आपको बुक्स वगैरह सब दिया है, लेकिन चीज को लॉजिकली प्रॉपरली स्टडी करिए। जैसे तैसे स्टडी करने से नहीं होगा, पढ़ने के बाद बोलिए कैसे होएगा, तो फिर आप लिख ही क्यों रहे हैं। जब आंसर आप पूरा डिजिटल के बारे में, दादा इतना अच्छा आंसर लिखा है बागचीदा, आप देख सकते हैं, मैंने सबको शेयर किया है। जब वो इतना आंसर लिख ही दिया तो फिर आप पूछेगा क्या, इसका मतलब है चौथा मार मार के लिख रहे हैं, फिर भी खड़े 0 पे ही है, काहे को कॉपी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं कॉपी। जब तक चीज को समझते नहीं उसको कहीं से कॉपी करके क्या फायदा है, उसको समझिए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए। मे बी आपका एग्जाम बीटी E1 हो तो भी, तभी भी तो आपको ध्यान रहेगा देरी तक ना, अदरवाइज तो कोई लिमिट नहीं है, आप चाहे पढ़ते ही जाइए, बिकॉज दीज आर टेक्निकल टॉपिक। अब इसके बाद जो टॉपिक्स चालू होंगे, स्टेक होल्डर, देन मैक्रो एनालिसिस, माइक्रो एनालिसिस, सब टेक्निकल नहीं है, सब थोड़ा ओपन एंडेड टॉपिक है, मजा आएगा। इतना एरिया जो हम लोग कर रहे थे, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर और आईटी, दीज आर टेक्निकल एरिया। आगे और आएगा टेक्निकल, लीडरशिप और एचआर टेक्निकल, लेकिन उसके बीच में आप जो पढ़ेंगे स्टेक होल्डर, माइक्रो, मैक्रो, एक्सटर्नल एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस, बिजनेस फंक्शन, सब एकदम प्रैक्टिकल है, उसमें टेक्निकलिटी है ही नहीं। इवन तो मैं नोट्स लिख कर दूंगा, बट दे आर ओपन हैंडेड, मतलब वो बहुत मजा भी आएगा, इजी भी लगेगा, और आपको लगेगा ये सब मेरे को आता है। ये थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट था, उसको टेक्निकलिटी रहने दीजिए। तो अच्छा से पढ़ेंगे, अच्छा लगेगा, मन लगेगा, नहीं तो खराब लगेगा। नहीं तो आप चाहे 50 बार भी पढ़ लीजिए, अच्छा नहीं लगेगा। मैं कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन करके फायदा नहीं। आप नेक्स्ट वीक ट्यूसडे, वेडनेसडे के पहले रेडी करेंगे, रीड करके हम लोग क्लास में 1 घंटा क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मैंने बोला कि इस सिलेबस में जनरली मैं चैप्टर का क्वेश्चन उसी दिन नहीं कराता, दैट वाज एन एक्सेप्शन की बिजनेस कल्चर हम लोग उसी दिन कर लिए ऑर्गेनाइज, लेकिन नॉर्मली मैं क्वेश्चन नेक्स्ट दिन कराता हूं, जिससे आपको समय मिले, रिवीजन करें, समझें, तब क्वेश्चन साथ में क्लास में करेंगे। आपको पहले से करना कर लीजिए, लेकिन मैं फिर भी कराऊंगा, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओके, सो लीविंग फॉर टुडे, मीटिंग ऑन वेडनेसडे। कृष्णा सॉरी,
in front of your name the mail ID was printed of another student. So even though your name was there, but the mail was sent to that person twice. So I fight my staff, my mistake also, कि you didn't get the link for the last 2 classes. Sorry. Yeah. अरे नहीं, आपके नाम के बगल में दूसरा ईमेल आईडी लिख दिया यार, उसको 2 बार मेल जा रहा है, आपको 1 बार भी नहीं जा रहा है. मैं सोचा यार, मैं तो पिछले दिन देखा था कृष्णा का नाम लिखा हुआ है, अभी भी कृष्णा बोल रही है कि मेल नहीं गया, क्या हो रहा है. फिर मैंने ध्यान दिया, अरे ये तो मेल आईडी रॉन्ग है, तो मैंने खुद पर्सनली ठीक किया और फिर मैंने आपको बोला कि अब से आपके पास गड़बड़ी नहीं होगी. ठीक है, एक्सट्रीमली सॉरी, गड़बड़ी हो गया, सॉरी. ओके, so thank you to all of you. Study hard, enjoy weekend. We will be meeting on Wednesday morning. Okay, Wednesday afternoon, sorry. Tada.